हे दोस्तों, आज रात हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर खुशबू एक कहानी कहती है, हर स्वाद एक राज का पर्दाफाश करता है। हम चलेंगे मुगल साम्राज्य के शाही बावर्ची खानों की भूल भुलैया गलियों में। कल्पना करो, हवा में महक रही है दूर देश से आए मसालों की सुगंध, घी की सौंधी और अंगारों पर भुन रहे गोश्त की लज्जत। तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी शोर से, रंगों से और उस विशालता से जो आजकल के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट किचन को भी छोटा सा दिखा दे। ये वो दौर था जब खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि शानो शौकत, कला और कभी कभी तो सियासत का भी एक औजार हुआ करता था। लेकिन एक बात है, तुम शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि कितनी मेहनत, कितना वक्त और कितने लोग सिर्फ एक वक्त का शाही खाना बनाने में लगते थे। आज तो हम माइक्रोवेव में 2 मिनट में नूडल्स बना लेते हैं, है ना? वहाँ एक एक चीज़ घंटों, कभी कभी तो दिनों तक पकाई जाती थी। तो आराम से बैठने से पहले 1 मिनट लो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन सिर्फ अगर तुम्हें मेरा ये काम सच में पसंद आए। और हाँ, कमेंट में ये भी बताओ कि तुम ये कहानी कहाँ से और किस वक्त सुन रहे हो। मुझे अच्छा लगता है ये जानकर कि मेरी आवाज़ दुनिया के किस कोने तक पहुँच रही है। अब लाइट्स धीमी करो, फैन चला लो उस हल्की सी आवाज़ के लिए, और चलो शुरू करते हैं आज की सफ़र साथ में। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं और तुम खुद को एक विशाल गुनगुनाती हुई जगह पर पाते हो। ये है मुगल शाही बावर्ची खाना, यानी मतबख़-ए-शाही। ये कोई आम किचन नहीं है, ये एक पूरा शहर है। हाँ, एक छोटा सा शहर जो सिर्फ खाना बनाने के लिए बनाया गया है। तुम्हारे चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारों वाले कमरे हैं, हर कमरे से अलग अलग खुशबू आ रही है। कहीं पर दूध उबलने की मीठी महक है, तो कहीं पर तंदूर से रोटी की सौंधी खुशबू। हवा में एक अजीब सा शोर है, बर्तनों के टकराने की आवाज़, मसालों के कूटने की धमक और लोगों की हल्के दबी हुई आवाज़ें, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। तुम्हें शायद पहले तो कुछ समझ ना आए, इतना कुछ एक साथ हो रहा है। देखो, वहाँ एक आदमी बड़ी सी देग में कुछ चला रहा है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। उसके पास ही कुछ और लोग सब्जियां काट रहे हैं, इतनी तेजी और सफाई से कि तुम्हारी नजरें उनके हाथों पर टिकी रह जाती हैं। उनके चाकू ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई उस्ताद सजिंदा अपना साज बजा रहा हो। जरा सोचो, ये लोग रोज यहां सुबह अंधेरे से रात गए तक काम करते हैं। इनके पास न तो मॉडर्न मिक्सर ग्राइंडर हैं, न फूड प्रोसेसर। सब कुछ हाथ से होता है। सिल बट्टे पर मसाले पीसे जा रहे हैं, लकड़ी की आग पर धीमी धीमी आंच पर खाना पक रहा है। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर के शाही बावर्ची खाने में हर दिन लगभग 100 अलग अलग तरह के पकवान बनते थे। 100, और वो भी सिर्फ एक मील के लिए नहीं, बल्कि दिन भर में अलग अलग वक्त के लिए। ये तो जैसे एक नॉनस्टॉप फूड फेस्टिवल चल रहा हो, बस ऑडियंस सिर्फ बादशाह और उनके खास मेहमान होते थे। तुम आगे बढ़ते हो और एक बड़े से आंगन में पहुंचते हो। यहाँ पर अलग अलग विभाग बने हुए हैं। एक तरफ सिर्फ रोटियां और नान बन रहे हैं, शीरमल, बाकरखानी, ताफ्तान, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। दूसरी तरफ मिठाइयों का सेक्शन है, वहां से आ रही गुलाब जल और केसर की खुशबू तुम्हारे दिल को बहला रही है। फिर एक अनुभाग है जहां पर सिर्फ शरबत और पेय पदार्थ तैयार होते हैं। गर्मियों में ठंडाई और खस के शरबत, सर्दियों में बादाम और खजूर के गर्म पेय। हर चीज का अपना एक विशेषज्ञ है, अपना एक उस्ताद। मुगल किचन्स में एक सख्त अनुशासन और हायरार्की होती थी। सबसे ऊपर होता था मीर बकावल, यानी चीफ स्टीवर्ड या मास्टर ऑफ द किचन। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनवाना नहीं, बल्कि राशन की खरीदारी, उसकी क्वालिटी चेक करना, साफ सफाई का ध्यान रखना और ये सुनिश्चित करना कि बादशाह तक सिर्फ बेहतरीन और सुरक्षित भोजन ही पहुंचे। मीर बकावल के नीचे कई और दर्जे के लोग होते थे, अलग अलग तरह के बावर्ची, उनके सहायक, मसालची जो मसाले पीसते थे, आबदार जो पानी और शरबत का ध्यान रखते थे, और यहां तक कि चाशनीगिर भी, जिनका काम था हर चीज को चख कर देखना। सोचो कितना प्रेशर होता होगा चाशनीगिर पर। अगर बादशाह को खाना पसंद नहीं आया या खुदा न खास्ता उसमें कोई कमी निकली, तो बेचारे की नौकरी तो गई ही, शायद सर भी। इसलिए ये लोग बहुत ही विश्वास पात्र और अनुभवी होते थे। मुगल बावर्ची खानों में एक कम जानी हुई बात यह है कि मुगल बावर्ची खानों में डेगशोयाज नाम के लोग भी होते थे, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बर्तन धोना होता था।
और ये कोई मामूली काम नहीं था। मुगल बावर्ची खाने में इतने ज़्यादा और इतने बड़े बड़े बर्तन होते थे, चांदी के, तांबे के, मिट्टी के, कि उन्हें साफ करने के लिए एक पूरी फौज की ज़रूरत पड़ती थी। कल्पना करो, एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े किचन के बर्तन धोना, आजकल के डिशवॉशर भी शर्मा जाएं। इतिहासकार आज भी इस बात पर बहस करते हैं कि शुरुआती मुगल बावर्ची खानों की वास्तुकला और मसालों का इस्तेमाल कितना ज़्यादा फारसी परंपरा से प्रभावित था और कितना स्थानीय भारतीय परंपराओं से लिया गया था। बाबर जब हिंदुस्तान आया तो वो अपने साथ फारसी कुलिनरी ट्रेडिशंस लेकर आया, लेकिन समय के साथ यहाँ के मौसम, यहाँ की उपज और यहाँ के लोगों के स्वाद ने मुगल भोजन पर अपना गहरा असर डाला। ये एक फ्यूजन था जो धीरे धीरे विकसित हुआ। कुछ कहते हैं कि शुरू में डिज़ाइन पूरा फारसी था, जबकि दूसरे मानते हैं कि स्थानीय कारीगरों ने अपनी समझ और सुविधा के अनुसार उसमें बदलाव किए। शायद सच कहीं बीच में है, जैसे अक्सर होता है। तुम देखते हो कि हर काम कितनी शिद्दत और ध्यान से किया जा रहा है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। हर मसाला चुन चुन कर डाला जाता है, हर तरकारी को उसके सही आकार में काटा जाता है। यह सिर्फ एक किचन नहीं, ये एक कला का मंदिर है, और इस मंदिर के पुजारी हैं ये बावर्ची, जिनके हाथ में जादू है। उनके चेहरों पर थकान है, लेकिन आंखों में एक चमक है, अपने हुनर पर गर्व की चमक। अब जब तुम इस शाही बावर्ची खाने की विशालता और उसके काम करने के तरीके से थोड़े परिचित हो गए हो, तो सोचो, इस विशाल मशीनरी को चलाने के लिए और उन लाजवाब स्वादों को जन्म देने के लिए किन अनोखे और कभी-कभी तो भुला दिए गए मसालों का इस्तेमाल होता होगा। ये मसाले ही तो थे जो मुगल खानसामा की शान थे, उसकी पहचान थे। कुछ तो इतने नायाब और महंगे कि सिर्फ बादशाह की दस्तरखान की जीनत बनते थे। अगले कुछ लम्हों में हम इन्हीं मसालों की दुनिया में और गहरा उतरेंगे। उनकी खुशबू, उनके रंग, उनके स्वाद और उनके पीछे छिपे राज सब एक एक करके तुम्हारे सामने आएंगे। तुम्हारा सफ़र अभी शुरू हुआ है इस महकती हुई स्वादिष्ट दुनिया में। तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, मुगल बावर्ची खाना एक चमत्कार था। एक ऐसी जगह जहां साधारण सामग्री को भी शाही अंदाज में पेश किया जाता था। और इस शाही अंदाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे वो मसाले, जिनकी वजह से मुगल पकवान दुनिया भर में मशहूर हुए। अब अपनी कल्पना में उस बावर्ची खाने के एक शांत, ठंडे कोने की तरफ बढ़ो। यहाँ एक खास संदूक में बड़े जतन से रखा है एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत सोने से कम नहीं। यह है ज़ाफ़रान यानी केसर। इसके हल्के नाजुक धागे सूरज की पहली किरण की तरह सुनहरे और लाल रंग के। इन्हें देखते ही एक अजीब सी खुशी और शांति का एहसास होता है। केसर की खुशबू, वो मीठी, थोड़ी सी कड़वी और बहुत ही अनोखी होती है। एक ऐसी खुशबू जो तुम्हारे जहन में बस जाती है और तुम्हें किसी और ही दुनिया में ले जाती है। मुगलों के लिए केसर सिर्फ एक मसाला नहीं था, यह शानो शौकत, समृद्धि और पकवान में एक अलौकिक रंगत लाने का प्रतीक था। सोचो, उन दिनों में केसर कितना महंगा और दुर्लभ रहा होगा। इसे कश्मीर की वादियों में उगाया जाता था और वहां से शाही बावर्ची खानों तक पहुंचने में हफ्तों, कभी-कभी महीनों लग जाते थे। हर एक फूल से सिर्फ 3 नाजुक से रेशे निकलते हैं। 1 किलो केसर जमा करने के लिए लगभग 1.5 से 2 लाख फूलों को हाथों से तोड़ना पड़ता है। 1.5 से 2 लाख। आज भी ये दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, तो उस जमाने में तो इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। शायद यही वजह है कि इसे रेड गोल्ड या लाल सोना भी कहा जाता है। मुगल दस्तरखान पर केसर का इस्तेमाल बड़े फिराकदली से होता था। बिरयानी हो या पुलाव, जर्दा हो या खीर, हर शाही पकवान में केसर अपनी सुनहरी रंगत और अनोखी खुशबू बिखेर देता था। केसर सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता था, बल्कि उसे एक शाही और खूबसूरत रूप भी देता था। कल्पना करो, एक दावत में जब केसर से सजी बिरयानी पेश की जाती होगी तो उसकी खुशबू से ही मेहमान मदहोश हो जाते होंगे। वो सुनहरे चावल, वो महक, जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। एक मेन स्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जहांगीर, मुगल बादशाह, केसर का बहुत बड़ा शौकीन था। उसने अपनी आत्मकथा तुज़ु की जहांगीरी में कश्मीर में केसर की खेती का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वो लिखता है कि पंपोर के केसर के खेत जब फूलों से भर जाते हैं तो एक दूर दूर तक एक अनोखी महक फैल जाती है।
उसने ये भी जिक्र किया है कि केसर सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि कपड़े रंगने और इत्र बनाने में भी इस्तेमाल होता था। सोचो, केसर के रंग में रंगे शाही पोशाक कितनी खूबसूरत लगती होगी। शायद आजकल के डिजाइनर भी उस रंगत को देखकर हैरान रह जाएं। मगर केसर का इस्तेमाल सिर्फ खाने और रंग तक सीमित नहीं था। मुगल तबीब यानी हकीम केसर को उसके औषधीय गुणों के लिए भी बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि केसर दिल और दिमाग को ताकत देता है, थकान दूर करता है और यहाँ तक कि मूड को भी बेहतर बनाता है। शायद यही वजह थी कि शाही परिवारों में केसर वाला दूध पीना एक आम बात थी। एक तरह से ये उनका एनर्जी ड्रिंक था, जो नेचुरल भी था और फायदेमंद भी। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। कुछ पुराने दस्तावेजों में इस बात का जिक्र मिलता है कि केसर का इस्तेमाल एक तरह की इनविजिबल इंक या अदृश्य स्याही बनाने में भी किया जाता था। केसर के पानी से लिखे हुए अक्षर सूखने पर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जब उन्हें हल्की सी आंच दिखाई जाती थी तो वो उभर आते थे। इसका इस्तेमाल गुप्त संदेश भेजने के लिए किया जाता होगा, खासतौर पर सेना और जासूसी में। सोचो, एक मसाला जो खाने में लज्जत दे, कपड़ों को रंगे, दवा का काम करे और जासूसी में भी मदद करे। केसर सच में एक चमत्कारी चीज है। ये तो जेम्स बॉन्ड का भी पसंदीदा मसाला होता, अगर वो मुगल एरा में होता। इतिहासकार अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि केसर का सबसे पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस मुगल बादशाह के दौर में शुरू हुआ था। कुछ का मानना है कि बाबर के साथ ही इसका शाही बावर्ची खाने में प्रवेश हो गया था, क्योंकि फारसी क्विजीन में केसर का बहुत प्रयोग होता है। दूसरे कहते हैं कि अकबर के शासनकाल में जब साम्राज्य में स्थिरता आई और कला और संस्कृति का विकास हुआ, तब केसर जैसे महंगे मसालों का इस्तेमाल बढ़ा। और कुछ का विश्वास है कि जहांगीर और शाहजहां के दौर में जब मुगल शानो शौकत अपने चरम पर थी, तब केसर का उपयोग सबसे ज्यादा था। शायद हर दौर में इसकी अपनी अहमियत रही होगी, लेकिन इसकी शाही पहचान हमेशा बरकरार रही। तुम देखते हो कि बावर्ची कितने अदब और एहतियात से केसर के धागों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें पहले थोड़े से गर्म दूध या पानी में भिगोया जाता है ताकि उनका रंग और खुशबू पूरी तरह से निकल सके। फिर उस सुनहरे पानी को बड़े नफासत से पकवान में मिलाया जाता है। एक भी रेशा बर्बाद ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक अनमोल रत्न है और इसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। केसर की महक अब तुम्हारे जहन में बस चुकी है। ये महक तुम्हें उस दौर की याद दिलाती है जब हर चीज में एक कला थी, एक नज़ाकत थी, जब खाना सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक अनुभव होता था। एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारी सारी इंद्रियों को जगा दे। जैसे जैसे तुम केसर के इस सुनहरे ख्वाब से बाहर आते हो, तुम महसूस करते हो कि मुगल बावर्ची खाने में अभी और भी बहुत से राज दफन हैं। अभी और भी बहुत सी खुशबुएं हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हमने केसर की सुनहरी दुनिया की सैर की, उसकी महक और उसके शाही अंदाज को महसूस किया। अब उस बावर्ची खाने के एक और कोने की तरफ चलो, जहां एक अलग ही तरह की, थोड़ी मधुर, थोड़ी मिट्टी जैसी और बहुत ही शांत करने वाली खुशबू फैली हुई है। ये खुशबू है चंदन की। हाँ, वही चंदन जिसे तुम अक्सर अगरबत्तियों, साबुन या फिर पूजा सामग्री से जोड़ते हो। लेकिन मुगलों के लिए चंदन सिर्फ महकने वाली लकड़ी नहीं थी, ये उनके शाही पकवानों का एक गुप्त और अनोखा मसाला भी था। तुम्हारे सामने चंदन की लकड़ी के टुकड़े रखे हैं और कुछ बर्तनों में उसका महीन पीसा हुआ पाउडर भी है। उसका रंग हल्का पीला, क्रीम जैसा है। जब तुम उसे छूते हो तो एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है। उसकी खुशबू बहुत ही सटल, बहुत ही नाजुक है। ये केसर की तरह तीखी या तेज नहीं, बल्कि धीमी और गहरी है, जो वक्त के साथ तुम पर अपना असर छोड़ती है। चंदन का इस्तेमाल मुगल खानसामे में बहुत ही सोच समझकर और कम मात्रा में किया जाता था। ज़्यादा डालने पर यह पकवान को कड़वा बना सकता था, लेकिन सही मात्रा में ये एक ऐसी अनोखी खुशबू और हल्का सा मीठा स्वाद देता था जो किसी और मसाले से मिलना नामुमकिन था। इसका इस्तेमाल खास तौर पर शाही शरबतों, कुछ मिठाइयों और कभी-कभी तो बिरयानी और पुलाव में भी किया जाता था, उन्हें एक अलग ही रॉयल टच देने के लिए। सोचो, चंदन की हल्की सी महक वाला शरबत गर्मियों में कितनी राहत देता होगा, जैसे किसी ने तुम्हारी रूह को ही ठंडक पहुंचा दी हो।
एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि चंदन का उपयोग भारतीय संस्कृति में हजारों सालों से होता आ रहा है। आयुर्वेद में इसके ठंडक पहुंचाने वाले और त्वचा को सुधारने वाले गुणों का विस्तार से वर्णन है। मुगलों ने जब हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमाई तो उन्होंने यहाँ की बहुत सी परंपराओं को अपनाया और चंदन का पकवानों में इस्तेमाल शायद उन्हीं में से एक था। उन्होंने देखा होगा कि कैसे चंदन गर्मी के प्रभाव को कम करता है और भोजन को एक नई सुगंध देता है, और फिर उन्होंने इसे अपने शाही बावर्ची खाने का हिस्सा बना लिया। उनके हकीम भी चंदन के फायदों से वाकिफ थे। इसका पेस्ट गर्मी से होने वाली तकलीफ़ों और सिर दर्द में राहत के लिए इस्तेमाल होता था। तो ये सिर्फ स्वाद या खुशबू के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी था। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। चंदन की लकड़ी को सिर्फ पीसकर ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कभी कभी शाही पकवानों को एक बहुत ही हल्की धुएं जैसी चंदन की खुशबू देने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जाता था। पकवान तैयार होने के बाद उसके बर्तन के पास चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा सुलगता हुआ टुकड़ा रखा जाता था और बर्तन को थोड़ी देर के लिए ढक दिया जाता था। इससे चंदन का धुआं धीरे धीरे खाने में जज्ब हो जाता था और उसे एक ऐसी अनोखी इथीरियल सुगंध मिलती थी जो सीधे पाउडर डालने से नहीं आ सकती थी। ये तो जैसे आजकल का फूड स्मोकिंग ट्रेंड है, बस थोड़ा ज़्यादा नेचुरल और शाही। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि शाही बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाला चंदन किस प्रकार का होता था और कहाँ से आता था। भारत में मैसूर का चंदन सबसे उत्तम माना जाता है और शायद वही शाही किचन्स तक पहुंचता होगा, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि अलग अलग किस्म के चंदन का इस्तेमाल अलग अलग पकवानों के लिए होता होगा। जैसे लाल चंदन यानी रेड सैंडर्स, जिसका रंग गहरा लाल होता है और खुशबू थोड़ी अलग, उसका इस्तेमाल शायद रंग लाने या किसी खास औषधीय प्रयोजन के लिए होता हो। यह भी एक सवाल है कि क्या चंदन का तेल भी पकवानों में इस्तेमाल होता था या सिर्फ लकड़ी और पाउडर ही, क्योंकि चंदन का तेल बहुत तेज़ होता है, तो उसका इस्तेमाल अगर होता भी होगा तो बहुत ही कम मात्रा में। सच तो ये है कि चंदन के कुलिनरी यूजेस पर अभी भी बहुत रिसर्च की गुंजाइश है। तुम देखते हो कि बावर्ची चंदन के पाउडर को एक चांदी की डिबिया से निकालकर बहुत ही नाप तौल कर एक शरबत में मिला रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी श्रद्धा है, जैसे वो कोई पवित्र काम कर रहे हों। चंदन की खुशबू अब बावर्ची खाने की गर्मी में एक शांति का आभास दे रही है। वो खुशबू तुम्हें उन जंगलों की याद दिलाती है जहाँ ये अनमोल लकड़ी उगती है, उन शांतिप्रिय आश्रमों की जहाँ इसका लेप लगाया जाता है। ये मसाला जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है जब हम खाने के बारे में सोचते हैं, मुग़ल कुलिनरी आर्ट का एक अहम हिस्सा था। ये उनकी नफासत, उनकी प्रकृति से जुड़े रहने की कोशिश और उनकी हर चीज़ में खूबसूरती और अनोखापन तलाशने की प्रवृत्ति का प्रतीक था। चंदन की महक अब केसर की महक के साथ मिलकर एक ऐसी अनोखी सुगंध बना रही है जो तुम्हें किसी और ही युग में ले जा रही है। इस शांत और मधुर खुशबू को अपने अंदर समाते हुए तुम अब अगले राज की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो। मुग़ल बावर्ची खाने में अभी भी बहुत सी ऐसी ही छिपी हुई खुशबुएं हैं जिनको जानकर तुम्हें हैरानी भी होगी और खुशी भी। चंदन की शीतल और शांत खुशबू अभी भी तुम्हारे जहन में ताज़ा है, लेकिन अब उस बावर्ची खाने की फिजा में एक नई, बहुत ही दिलकश और रोमानी महक घुलने लगी है। ये महक है गुलाब की। हाँ, वो खूबसूरत फूल जो प्यार और सुंदरता का प्रतीक है। मुगल शाही बावर्ची खाने में उसका एक अलग ही रुतबा था। यहाँ गुलाब सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि उनके खानों और पेय पदार्थों को एक अनोखी लज्जत और खुशबू देने के लिए इस्तेमाल होता था। तुम्हारी नज़रें एक बड़े से थाल पर पड़ती हैं जिसमें गुलाब की ताज़ा खिली हुई पंखुड़ियाँ रखी हैं। उनका रंग गहरा लाल, गुलाबी और कहीं कहीं हल्का सफ़ेद भी है। उन्हें देखकर ही आंखों को सुकून मिलता है और उनकी खुशबू, ओह, वो तो जैसे जन्नत से उतर कर आई हो। मीठी, दिलकश और थोड़ी सी मसालेदार भी। पास ही रखे हैं कुछ शीशे के बर्तन
जिनमें चमक रहा है गुलाब जल यानी रोज वाटर और गुलकंद, जो गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी से बनी एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज है। मुगलों को गुलाब से बेहद इश्क था। उनके बागों में गुलाब की अलग अलग किस्में उगाई जाती थीं। बाबर से लेकर शाहजहां तक सभी मुगल बादशाहों ने गुलाब की खूबसूरती और खुशबू की तारीफ की है। नूरजहां, जहांगीर की बेगम के बारे में तो कहा जाता है कि उन्होंने ही गुलाब के इत्र की खोज की थी, जब उन्होंने देखा कि गुलाब की पंखुड़ियों को गर्म पानी में डालने से उसकी सतह पर तेल की बूंदें तैरने लगती हैं। इस इत्रे गुलाब की खुशबू इतनी तेज और मनमोहक होती थी कि उसकी एक बूंद ही काफी थी पूरे कमरे को महकाने के लिए। शाही बावर्ची खाने में गुलाब का इस्तेमाल कई तरह से होता था। गुलाब जल को बिरयानी, कोरमा और जर्दा जैसे पकवानों में खुशबू और एक हल्का सा मीठा स्वाद लाने के लिए डाला जाता था। सोचो, केसर और गुलाब जल से बनी बिरयानी, उसकी खुशबू और उसका स्वाद कितना लाजवाब होता होगा। ये तो जैसे शाही महफिलों की शान रही होगी। गुलाब जल का इस्तेमाल शरबतों और लस्सी में भी खूब होता था, उन्हें एक रिफ्रेशिंग और आलीशान टच देने के लिए। आज भी हम गर्मियों में गुलाब का शरबत पीते हैं, है ना? ये परंपरा शायद वहीं से चली आ रही है। इसके अलावा गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल मिठाइयों में होता था। उन्हें खीर, फिरनी और हलवे में बाला जाता था या फिर उनसे गुलकंद बनाया जाता था। गुलकंद ना सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये पेट को ठंडा रखता है और गर्मी के असर को कम करता है। शाही परिवार में इसे पान के साथ भी खाया जाता था, मुखवास के तौर पर। एक तरह से ये उनका रॉयल आफ्टरमिंट था, लेकिन ज्यादा हेल्दी और खूबसूरत। अब एक मेन स्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि मुगल काल में खास तौर पर कन्नौज शहर गुलाब जल और गुलाब के इत्र के उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया था। वहां के कारीगर इस कला में इतने माहिर हो गए थे कि उनके बनाए हुए गुलाब जल और इत्र दूर दूर तक मशहूर थे। ये उत्पादन इतना बड़ा था कि ये ना सिर्फ शाही ज़रूरतों को पूरा करता था बल्कि इसका व्यापार भी होता था। सोचो, उस जमाने में मेड इन कन्नौज गुलाब जल कितना प्रीमियम प्रोडक्ट रहा होगा। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। कुछ पुराने नुस्खों में ये जिक्र मिलता है कि गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाकर उनका पाउडर बनाकर उसे गोश्त के मसालों में भी मिलाया जाता था। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन गुलाब की हल्की सी मिठास और खुशबू जब तेज मसालों के साथ मिलती होगी तो एक बहुत ही अनोखा और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर पैदा करती होगी। शायद ये उन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में से एक था जो मुगल कबाब और कोरमों को इतना खास बनाते थे। आजकल के शेफ भी फूलों का इस्तेमाल सेवरी डिशेस में कर रहे हैं, तो शायद मुगल बावर्ची इस ट्रेंड के पायनियर थे। और हु न्यू फ्लावर्स कुड पैक सच अ पंच इन अ मीटी डिश। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि गुलाब की कौन सी किस्म यानी स्पीशीज का इस्तेमाल पकवानों में सबसे ज्यादा होता था। गुलाब की सैकड़ों किस्में हैं और हर एक की खुशबू और स्वाद थोड़ा सा अलग होता है। कुछ का मानना है कि रोज़ा डैमस्कैनिस यानी डैमस्क रोज, जिसे उसकी तेज खुशबू के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था। दूसरे कहते हैं कि स्थानीय देसी गुलाब की किस्मों का भी खूब इस्तेमाल होता था क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध थे। ये भी एक सवाल है कि क्या सिर्फ पंखुड़ियां ही इस्तेमाल होती थी या फूल के दूसरे हिस्से भी, जैसे कि रोज हिप्स, जिनका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा होता है। शायद अलग अलग पकवानों के लिए अलग अलग किस्मों और हिस्सों का चुनाव किया जाता होगा। ये बावर्ची के हुनर और अनुभव पर निर्भर करता था। तुम देखते हो कि एक बावर्ची बड़े प्यार से गुलाब की पंखुड़ियों को एक मीठे शीरे में डाल रहा है। शायद कोई शाही मिठाई तैयार हो रही है। उसकी हरकत में एक नज़ाकत है, एक अदब है उस फूल के लिए। गुलाब की महक अब पूरे बावर्ची खाने में फैल गई है। चंदन और केसर की खुशबुओं के साथ मिलकर एक ऐसी सिम्फनी बना रही है जो तुम्हारी रूह को छू लेती है। ये महक तुम्हें उन मुगल बागों की याद दिलाती है जहां ये फूल खिलते थे, उन शामों की जब इन्हीं फूलों से महफिलें सजती थीं। हाँ, गुलाब जो देखने में इतना कोमल और नाजुक है, उसने मुगल कुलिनरी ट्रेडिशन में एक बहुत ही मजबूत जगह बना रखी थी। ये उनके सोफिस्टिकेशन, उनके रोमांस और उनके जिंदगी के हर पहलू में खूबसूरती भरने की चाहत का आईना था।
इसकी महक तुम्हारे साथ रहेगी, जैसे एक खूबसूरत ख्वाब की याद। इस रोमानी और दिलकश खुशबू से मन भर गया हो तो अब हम आगे बढ़ेंगे एक और अनोखे मसाले की खोज में। मुगल बावर्ची खाने के राज अभी खत्म नहीं हुए हैं, बल्कि हर कदम पर एक नया राज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गुलाब की मधुर और रूमानी महक अभी भी तुम्हारे ख्यालों में बसी हुई है, लेकिन अब बावर्ची खाने के एक दूसरे हिस्से से एक नई, थोड़ी तीखी और ज़मीन से जुड़ी हुई खुशबू तुम्हारा ध्यान खींच रही है। ये खुशबू हल्दी जैसी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कोमल और थोड़ी सी कच्चे आम जैसी। ये है अम्बा हल्दी, जिसे आम हल्दी, मंगा इंजी या अम्बेहलद के नाम से भी जाना जाता है। ये आम हल्दी यानी टर्मरिक की ही एक प्रजाति है, लेकिन इसका स्वाद और खुशबू बहुत अलग होते हैं। तुम्हारे सामने कच्ची अम्बा हल्दी की गांठें रखी हैं। देखने में ये अदरक जैसी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें काटा जाता है तो अंदर से हल्का पीला क्रीम रंग का गूदा निकलता है, और जैसे ही वो कटती है तुम्हें एक अनोखी खुशबू फैलती है। कच्चे आम की तेज चटपटी महक, साथ में हल्दी की हल्की सी गर्माहट। ये खुशबू तुम्हारी भूख को और बढ़ा देती है। इसका स्वाद भी आम हल्दी से कम कड़वा और ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। मुग़ल बावर्ची खाने में अम्बा हल्दी का इस्तेमाल बहुत ही ख़ास तरीके से किया जाता था। इसे आम हल्दी की तरह हर सब्ज़ी या कड़ी में रंग लाने के लिए नहीं डाला जाता था, बल्कि इसका उपयोग ख़ास तौर पर अचार, चटनी और कुछ ख़ास तरह के रायतों में होता था, जहां इसकी अनोखी कच्चे आम जैसी खुशबू और स्वाद को हाईलाइट किया जा सके। सोचो, गर्मियों में अम्बा हल्दी और पुदीने का रायता, या फिर अम्बा हल्दी का तीखा मीठा अचार। ये कितना लजीज लगता होगा। ये न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता था, बल्कि उसे एक जिंग और एक नई ताजगी देता था। इसके अलावा अम्बा हल्दी को सलाद में भी कच्चा इस्तेमाल किया जाता था। उसके पतले पतले टुकड़े काटकर नमक और नींबू के साथ खाने से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग अनुभव मिलता था। ये एक तरह से पैलेट क्लेंजर का भी काम करता होगा, एक डिश के बाद दूसरी डिश का स्वाद लेने से पहले मुंह को साफ करने के लिए। मुगल खाना अक्सर बहुत रिच और मसालेदार होता था, तो अम्बा हल्दी जैसी चीज़ उनके भोजन में एक संतुलन लाती थी। एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि अम्बा हल्दी का जिक्र पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है। इसके औषधीय गुणों की बहुत तारीफ की गई है। इसे पेट की तकलीफ़ों जैसे कि गैस और अपचन के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। साथ ही इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। मुग़ल हकीम भी इन गुणों से ज़रूर वाकिफ़ रहे होंगे, और शायद यही वजह है कि अम्बा हल्दी को शाही बावर्ची खाने में जगह मिली। स्वाद का स्वाद और सेहत का सेहत। उनके लिए खाना सिर्फ इंडल्जेंस नहीं, बल्कि शिफा भी था। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। कुछ इलाकों में, ख़ास तौर पर दक्षिण भारत में, जहां अम्बा हल्दी ज़्यादा पाई जाती है, इसका इस्तेमाल एक अनोखे तरीके से किया जाता है, जिसके बारे में शायद मुग़लों को भी पता ना हो, या शायद उन्होंने इसे वहाँ से सीखा हो। अम्बा हल्दी के पत्तों में भी एक हल्की सी खुशबू होती है, और इन पत्तों में कभी कभी इडली या पीठा जैसे स्टीम्ड व्यंजन बनाए जाते हैं। जब ये पकते हैं तो अम्बा हल्दी की कोमल सी खुशबू उनमें बस जाती है, उन्हें एक बहुत ही सटल और यूनिक फ्लेवर देती है। क्या मुग़ल बावर्चियों ने भी कभी इस तरह पत्तों का इस्तेमाल किया होगा? ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद वो मछली या गोश्त को इसमें लपेटकर दम देते हों, कौन जाने। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि अम्बा हल्दी का इस्तेमाल मुग़ल कुज़ीन में कितना व्यापक था और ये किन इलाकों से शाही बावर्ची खाने तक पहुंचती थी। क्योंकि ये आम हल्दी जितनी कॉमन नहीं है और इसकी खेती भी सीमित इलाकों में होती है, तो शायद इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास पकवानों या खास मौक़ों पर ही होता होगा। कुछ का मानना है कि दक्षिण भारत और बंगाल के साथ मुग़लों के संपर्क के बाद इसका प्रचलन बढ़ा होगा। ये भी संभव है कि ये शाही बागों में ही उगाई जाती हो, ताकि ताज़ा अम्बा हल्दी हमेशा उपलब्ध रहे।
इसके लॉस्ट होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि इसकी शेल्फ लाइफ कच्ची हल्दी की तरह ज़्यादा नहीं होती है और इसे प्रिजर्व करना मुश्किल होता है। तुम देखते हो कि एक मसालची, मसाला पीसने वाला, सिलबट्टे पर अंबा हल्दी की गांठ को बड़े ध्यान से पीस रहा है। उसके पीसते ही वो कच्चे आम की चटपटी खुशबू और तेज हो जाती है और तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। ये खुशबू बाकी मसालेदार और मीठी खुशबुओं से बिल्कुल अलग है, एकदम ताज़ी और जिंदा दिल। ये तुम्हें कच्चे आमों से लदे पेड़ों, बरसात के बाद की मिट्टी की सौंधी महक और बचपन की उन चटपटी यादों की तरफ ले जाती है जब हम कच्चा आम नमक मिर्च लगाकर खाते थे। अंबा हल्दी एक ऐसा मसाला जो शायद आजकल बहुत से लोगों के लिए अनजान हो, मुगल दौर में अपनी एक खास जगह रखता था। ये उनकी कुलिनरी क्रिएटिविटी और अलग अलग स्वादों को अपनाने की काबिलियत का सबूत है। ये उनकी ज़रूरत भी थी रिच खानों को बैलेंस करने के लिए। इस खट्टी मीठी चटपटी खुशबू को अपने अंदर समाते हुए अब हम एक और अनोखी और महकती दुनिया की तरफ कदम बढ़ाएंगे। मुगल बावर्ची खाने के खजाने में अभी और भी बहुत से ऐसे भूले हुए मसाले हैं जिनकी कहानियां सुनकर तुम्हें हैरानी होगी। अंबा हल्दी की वो ताज़ी चटपटी खुशबू अभी भी तुम्हारी यादों में महफूज है, लेकिन अब बावर्ची खाने के एक और हिस्से से एक नई, बहुत ही नाजुक, मीठी और थोड़ी सी फूलों जैसी खुशबू हवा में तैर रही है। ये खुशबू ऐसी है जैसे तुम किसी फूलों के बाग में आ गए हो जहां अनोखे और एग्जॉटिक फूल खिले हों। ये है केवड़ा की खुशबू। केवड़ा, जिसे स्क्रू पाइन फ्लावर भी कहते हैं, देखने में कोई बहुत आकर्षक फूल नहीं होता, लेकिन उसकी खुशबू वो तो जैसे रूह को तर कर देती है। तुम्हारे सामने केवड़ा के फूल रखे हैं। ये लंबे, सफ़ेद पीले रंग के होते हैं और उनकी बनावट थोड़ी सी अजीब सी होती है, जैसे किसी ने कागज़ को मोड़ तोड़ कर बना दिया हो। लेकिन जैसे ही तुम उनके पास जाते हो, उनकी तेज़, मीठी और बहुत ही अनोखी खुशबू तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इस खुशबू में थोड़ी सी फल जैसी मिठास भी होती है और थोड़ी सी पान गुटके जैसी तीखी महक भी। पास ही रखे हैं कुछ शीशियों में केवड़ा जल, केवड़ा वाटर और केवड़ा का रूह, एसेंस। मुगल बावर्ची खाने में केवड़ा का इस्तेमाल बड़े ही नफासत और एहतियात से किया जाता था। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है और अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो ये पकवान को कड़वा और ओवरपावरिंग बना सकता है। लेकिन सही मात्रा में केवड़ा जल की कुछ बूंदें ही बिरयानी, पुलाव, कोरमा और ख़ास तौर पर मिठाइयों जैसे कि रसगुल्ला, गुलाब जामुन और बर्फ़ी को एक ऐसी अनोखी और शाही खुशबू देती थीं जो उन्हें आम से ख़ास बना देती थीं। सोचो, जब दम पर रखी बिरयानी का ढक्कन खोला जाता होगा और इसमें से केसर, गुलाब जल और केवड़ा की मिली जुली खुशबू निकलती होगी, वो मंजर ही कुछ और होता होगा। महफिल में बैठे लोग उस खुशबू से ही मस्त हो जाते होंगे। केवड़ा का इस्तेमाल शरबतों और पेय पदार्थों में भी होता था, उन्हें एक एग्जॉटिक और रिफ्रेशिंग टच देने के लिए। केवड़ा का शरबत आज भी बहुत मशहूर है, ख़ासतौर पर गर्मियों में। ये न सिर्फ ठंडक देता है बल्कि अपनी अनोखी खुशबू से मन को भी खुश कर देता है। ये मुगलों का अपना एरोमेटिक कूलर था। एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य यह है कि केवड़ा का उत्पादन और इस्तेमाल भारत के तटीय इलाकों, खासतौर पर ओडिशा, गंजाम जिला में बहुत पुराने समय से होता आ रहा है। वहाँ के लोग केवड़ा के फूलों से इत्र और जल निकालने की कला में माहिर थे। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ और व्यापारिक संबंधों के मजबूत होने पर केवड़ा की खुशबू शाही बावर्ची खानों तक भी पहुंची। इसे इतना पसंद किया गया कि ये शाही पकवानों का एक अभिन्न अंग बन गया। इसकी वजह शायद ये भी थी कि इसकी खुशबू गुलाब से थोड़ी अलग, थोड़ी ज़्यादा मस्कुलिन और एग्जॉटिक मानी जाती थी। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। केवड़ा के फूल में सिर्फ खुशबू ही नहीं होती, बल्कि उसके कुछ औषधीय गुण भी माने जाते हैं। परंपरागत चिकित्सा में केवड़ा को आरामदायक और तनाव कम करने वाला माना जाता है। इसे सिरदर्द और बेचैनी में राहत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। शायद शाही हकीम इसके इन गुणों से भी परिचित होंगे और इसका इस्तेमाल न सिर्फ खाने में बल्कि दवा के तौर पर भी करते होंगे। सोचो, एक स्ट्रेस बस्टिंग बिरयानी। आजकल की बिजी लाइफ में तो ऐसी बिरयानी की बहुत ज़रूरत है। खाना खाओ और स्ट्रेस भगाओ। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि केवड़ा का इस्तेमाल मुगल क्विजीन में कितना पुराना है
और क्या ये शुरू से ही मिठाइयों और बिरयानी तक सीमित था या इसका प्रयोग और भी तरह के पकवानों में होता था? कुछ का मानना है कि इसका प्रचलन जहांगीर और शाहजहां के दौर में ज़्यादा बढ़ा जब शानो शौकत और नफासत पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। दूसरे कहते हैं कि केवड़ा का इस्तेमाल पहले नमकीन पकवानों में कम होता था, लेकिन धीरे धीरे बावर्चियों ने इसके पोटेंशियल को समझा और इसे बिरयानी और कोरमों में भी डालना शुरू किया। ये भी एक सवाल है कि क्या केवड़ा के फूल के अलावा उसके पत्तों या दूसरे हिस्सों का भी कोई कुलिनरी यूज़ था, क्योंकि स्क्रू पाइन के पत्ते कुछ साउथ ईस्ट एशियन क्विजीन्स में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसा कुछ था? इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है। तुम देखते हो कि एक बावर्ची एक चम्मच में केवड़ा जल लेकर उसे एक बड़े से बर्तन में बन रही खीर में बहुत ही सावधानी से डाल रहा है। वो सिर्फ कुछ बूंदें ही डालता है और फिर उसे अच्छे से मिलाता है। केवड़ा की मीठी मदहोश करने वाली खुशबू अब अंबा हल्दी की चटपटी महक पर हावी हो गई है। ये खुशबू तुम्हें समुद्र तट की सैर पर ले जाती है, जहाँ केवड़ा के पौधे लहरों की आवाज़ के साथ झूमते हैं। ये तुम्हें उन शाही दावतों की याद दिलाती हैं जहाँ हर पकवान एक कला का नमूना होता था। केवड़ा एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू में एक जादू है, एक कशिश है। ये मुगल कुलिनरी हेरिटेज का एक ऐसा पहलू है जो आज भी हमारे खानों को एक ख़ास और यादगार बना देता है। इसकी खुशबू एक सिग्नेचर है जो बताती है कि इस पकवान को बनाने में कितनी मेहनत और कितना प्यार लगाया गया है। इस महकती और एग्जॉटिक दुनिया से अब हम आगे बढ़ेंगे, एक ऐसे मसाले की तरफ जो शायद तुम्हारे लिए बिल्कुल नया हो। मुगल बावर्ची खाने के राज अभी और गहरे होने वाले हैं और तुम उन्हें जानने के लिए बेताब हो। केवड़ा की वो मदहोश करने वाली मीठी खुशबू अभी भी तुम्हारे जहन में कहीं ना कहीं महसूस हो रही है, लेकिन अब तुम बावर्ची खाने के एक ऐसे गोशे की तरफ बढ़ रहे हो जहां मसालों की दुनिया का एक बहुत ही अनोखा और रहस्यमयी सदस्य रखा है। इसकी खुशबू बहुत ही हल्की, थोड़ी सी मिट्टी जैसी, थोड़ी सी लकड़ी जैसी और कुछ हद तक अजीब सी है। ऐसी खुशबू जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। ये है पत्थर के फूल, जिसे दगड़ फूल, कलपासी या ब्लैकस्टोन फ्लावर भी कहते हैं। तुम्हारे सामने एक परत में ये पत्थर के फूल फैले हुए हैं। देखने में ये सूखे हुए काले भूरे रंग के लाइकन यानी काई जैसे लगते हैं, जैसे किसी पुराने पेड़ की छाल पर उगाए हों। इनका टेक्सचर भी बहुत अजीब सा है, थोड़ा सा स्पॉन्जी, थोड़ा सा कागजी। इन्हें देखकर शायद तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये कोई मसाला हो सकता है। इनकी अपनी कोई खास तेज खुशबू नहीं होती जब ये सूखे होते हैं, लेकिन जादू तब होता है जब ये गर्मी के संपर्क में आते हैं। मुगल बावर्ची खाने में और ख़ास तौर पर अवधी और हैदराबादी क्विजीन में, जो मुगल कुलिनरी ट्रेडिशन से बहुत प्रभावित हैं, पत्थर के फूल का इस्तेमाल एक बहुत ही खास उमामी यानी गहरा सेवरी फ्लेवर लाने के लिए किया जाता था। इसे अक्सर गरम मसालों के मिश्रण में या फिर गोश्त को मैरिनेट करते वक्त या तेल में भूनकर यानी टेम्परिंग करके इस्तेमाल किया जाता था। जब पत्थर के फूल को तेल या घी में भूना जाता है तो ये एक अनोखी, धुएंदार और मिट्टी जैसी खुशबू छोड़ता है, जो पकवान को एक बहुत ही अलग और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर देती है। ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कई शाही कोरमों, निहारियों और बिरयानियों के ऑथेंटिक स्वाद के पीछे छुपा होता है। ये मसाला स्वाद को बढ़ाता है, लेकिन खुद प्रोमिनेंटली सामने नहीं आता। ये बाकी मसालों के साथ मिलकर एक ऐसी हार्मनी पैदा करता है जो खाने के अनुभव को और भी बेहतर बना देती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा ही काफ़ी होती है। ये उस सपोर्टिंग एक्टर की तरह है जो फिल्म को हिट बनाने में मदद करता है, लेकिन क्रेडिट सारा हीरो ले जाता है। एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि पत्थर के फूल का इस्तेमाल भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। इसका जिक्र आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी मिलता है, जहां इसे औषधीय गुणों वाला बताया गया है। इसे खास तौर पर जख्म भरने और सूजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मुगल हकीमों ने भी शायद इसके इन फायदों को देखा होगा, लेकिन कुलिनरी वर्ल्ड में इसकी एंट्री शायद धीरे धीरे हुई जब बावर्चियों ने इसकी अनोखी फ्लेवर एनहांसिंग प्रॉपर्टीज़ को पहचाना। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। पत्थर के फूल यानी लाइकेन असल में दो अलग अलग जीवों का एक सिम्बायोटिक संबंध होते हैं, एक फंगस यानी कवक और एक एल्गे यानी शैवाल।
ये पेड़ों की छालों और पत्थरों पर उगते हैं और इन्हें कल्टीवेट करना यानी खेती करना लगभग नामुमकिन है। इन्हें जंगल से ही इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए इसकी उपलब्धता हमेशा मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। सोचो मुगल बावर्चियों के लिए ये कितना चैलेंजिंग होता होगा इस मसाले को कंसिस्टेंटली हासिल करना। शायद यही वजह है कि ये हमेशा एक स्पेशल ओकेजन मसाला रहा होगा, और ये भी कि इसकी क्वालिटी बहुत वेरी करती है इस पर कि ये कहाँ से कलेक्ट किया गया है। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि पत्थर के फूल का इस्तेमाल मुगल शाही बावर्ची खाने में कितना कॉमन था, और क्या ये हर इलाके के मुगल क्विजीन का हिस्सा था या सिर्फ कुछ खास रीजनल वेरिएशंस तक सीमित था। क्योंकि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल चेट्टिनाड यानी तमिलनाडु, महाराष्ट्रियन यानी गोड़ा मसाला, हैदराबादी और अवधी क्विजीन में दिखता है, तो ये संभव है कि मुगलों ने इसे इन्हीं रीजनल क्विजीन से अपनाया हो, या फिर उनके सूबेदारों और नवाबों ने इसे अपने अपने इलाकों में पॉपुलराइज किया हो। दिल्ली और आगरा के कोर मुगल क्विजीन में इसका इस्तेमाल कितना था, ये अभी भी रिसर्च का विषय है। कुछ कहते हैं कि ये उन भूले हुए मसालों में से है जिनका इस्तेमाल समय के साथ कम हो गया, क्योंकि इन्हें पहचानना और सही तरह से इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं। तुम देखते हो कि एक उस्ताद बावर्ची पत्थर के फूल के कुछ टुकड़ों को गरम तेल में डाल रहा है। जैसे ही वो तेल में जाते हैं, हल्की सी सिजिल की आवाज़ आती है और वो थोड़े से फूल जाते हैं, और फिर वो अनोखी धुएंदार मिट्टी जैसी खुशबू उठती है जो अब तक की सभी खुशबुओं से बिल्कुल अलग है। ये खुशबू तुम्हें घने जंगलों, पुराने किलों की पथरीली दीवारों और बारिश के बाद की गीली मिट्टी की याद दिलाती है। ये एक बहुत ही अर्थी और प्रिमिटिव सी खुशबू है। पत्थर के फूल, ऐसा मसाला जो देखने में साधारण लेकिन अपने गुणों में असाधारण है। ये मुगल कुलिनरी आर्ट की गहराई और उनके अनोखे स्वादों की तलाश का प्रतीक है। ये इस बात का भी सबूत है कि कैसे प्रकृति में हर छोटी से छोटी चीज़ का भी अपना एक महत्व है, अगर हम उसे पहचान सकें। इस रहस्यमयी और अनोखी खुशबू को अपने जहन में बसाकर अब हम एक और ऐसे मसाले की तरफ चलेंगे जो अपनी अलग पहचान रखता है। मुगल बावर्ची खाने के मसालों की ये यात्रा अभी जारी है और हर नया मसाला एक नया राज खोलेगा। पत्थर के फूल की वो धुएंदार और मिट्टी जैसी अनोखी खुशबू अभी भी तुम्हारी स्मृति में ताज़ा है, एक ऐसे मसाले की याद दिलाती हुई जो प्रकृति के रहस्यों से जुड़ा है। अब बावर्ची खाने में तुम एक ऐसी जगह पहुंचते हो जहां एक बिल्कुल अलग तरह की, थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी और हल्की सी कड़वाहट लिए हुए खुशबू आ रही है। ये खुशबू काली मिर्च जैसी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और सुगंधित। ये है कबाब चीनी, जिसे क्यूबे पेपर या टेल्ड पेपर भी कहते हैं। तुम्हारे सामने एक तश्तरी में ये अनोखे दाने रखे हैं। देखने में ये काली मिर्च के दाने जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनकी एक खास पहचान है। हर दाने के साथ एक छोटी सी दुम या टेल जुड़ी होती है, इसलिए इसे टेल्ड पेपर कहा जाता है। इनका रंग गहरा भूरा या काला होता है। जब तुम एक दाना उठाकर अपने उंगलियों के बीच मसलते हो तो एक बहुत ही खुशबू फैलती है, ऐसी खुशबू जिसमें काली मिर्च की गर्माहट, जायफल की मिठास और थोड़ी सी कपूर जैसी ठंडक भी महसूस होती है। मुगल बावर्ची खाने में कबाब चीनी का इस्तेमाल बड़े ही अदब से किया जाता था, खास तौर पर उन पकवानों में जहां एक अनोखी, थोड़ी सी परफ्यूम्ड तीखी चाहिए होती थी। इसका नाम ही कबाब चीनी है, जो इशारा करता है कि ये कबाब्स और गोश्त के मसालों का एक अहम हिस्सा रही होगी। इसे अक्सर गरम मसालों के मिश्रण में शामिल किया जाता था या फिर अलग से पीसकर कबाब्स के ऊपर छिड़का जाता था। इसकी खुशबू और स्वाद काली मिर्च से कम तेज होते हैं, लेकिन इसमें एक अलग ही एरोमेटिक वार्मथ होती है जो पकवान को एक शाही और नफीस अंदाज देती है। सोचो, जब अंगारों पर सिक रहे कबाब्स पर यह मसाला डाला जाता होगा तो उसकी खुशबू दूर तक फैलती होगी और लोगों की भूख को और बढ़ा देती होगी। इसके अलावा कबाब चीनी का इस्तेमाल कुछ खास तरह के कोरमों, शोरबों या यहाँ तक के कुछ मीठों और पेय पदार्थों में भी किया जाता था, जहाँ एक हल्की सी अनोखी गर्माहट और खुशबू की ज़रूरत होती थी। ये उन मसालों में से था जो हर बावर्ची के पास नहीं होता था, बल्कि सिर्फ खास उस्ताद ही इसके सही इस्तेमाल को जानते थे।
ये एक तरह से गौरमे पेपर था उस जमाने का। एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि कबाब चीनी मूल रूप से इंडोनेशिया और जावा की उपज है। वहां से ये अरब व्यापारियों के जरिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची, जिसमें भारत भी शामिल था। मुगल काल में मसालों का व्यापार अपने चरम पर था और कबाब चीनी जैसे एग्जॉटिक मसाले शाही बावर्ची खानों की शान बढ़ाते थे। इसका जिक्र यूरोपियन लिटरेचर में भी मिलता है, जहां इसे एक महंगा और दुर्लभ मसाला माना जाता था। इसकी दुम ही इसकी असलियत की पहचान थी, क्योंकि कई बार नॉर्मल काली मिर्च को ही इसके नाम पर बेचने की कोशिश की जाती थी। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। कबाब चीनी का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं, बल्कि पुराने ज़माने में इसे मुखवास यानी माउथ फ्रेशनर और यहाँ तक कि सिगरेट में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इसकी हल्की कपूर जैसी खुशबू और स्वाद सांसों को ताजगी देते थे। कुछ आयुर्वेदिक और यूनानी नुस्खों में इसे गले की खराश और सांस की तकलीफ़ों के लिए भी फ़ायदेमंद बताया गया है। सोचो, एक मसाला जो कबाब्स को लजीज बनाए और गले को भी आराम दे। मुगलों के लिए तो ये डबल ड्यूटी मसाला रहा होगा। आजकल भी कुछ हर्बल टूथपेस्ट्स या माउथवॉश में इसका अर्क मिल सकता है। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि कबाब चीनी का इस्तेमाल मुगल क्यूजीन में कितना वाइड स्प्रेड था और क्या ये सिर्फ इलीट क्लास तक ही सीमित था। क्योंकि ये एक इम्पोर्टेड मसाला था और काली मिर्च से महंगा भी, तो ये संभव है कि इसका इस्तेमाल आम लोगों की रसोई में कम होता हो। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका प्रचलन यूनानी तिब्ब यानी मेडिसिन के प्रभाव से भी बढ़ा, क्योंकि हकीम इसे बहुत सी दवाओं में इस्तेमाल करते थे। ये भी एक सवाल है कि क्या इसका इस्तेमाल समय के साथ कम हो गया क्योंकि इसकी उपलब्धता में कमी आई, या फिर दूसरे सस्ते मसालों ने इसकी जगह ले ली। शायद इसकी अनोखी खुशबू हर किसी को पसंद ना आती हो और ये एक एक्वायर्ड टेस्ट बन के रह गया हो। तुम देखते हो कि एक बावर्ची कबाब चीनी के कुछ दानों को एक छोटे से खरल यानी मॉर्टर एंड पेस्टल में डालकर धीरे धीरे कूट रहा है। जैसे जैसे वो कूटता है, वो अनोखी मीठी तीखी खुशबू और भी साफ होती जाती है। ये खुशबू बावर्ची खाने की गर्माहट में मिलकर एक अजीब सा नशा पैदा कर रही है। ये तुम्हें उन दूर देशों की याद दिलाती है जहां से ये मसाला सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा, उन मसालों के बाज़ारों की जहां इसकी बोली लगती थी और उन शाही दावतों की जहां इससे बने कबाब्स की तारीफ़ें होती थी। कबाब चीनी अपनी दुम वाली पहचान और अनोखी खुशबू के साथ मुगल मसालेदानी का एक सितारा था। ये उनकी पसंद, उनके ग्लोबल कनेक्शंस और उनके क्यूलिनरी एक्सपेरिमेंट का एक नमूना है। ये मसाला बताता है कि कैसे मुगलों ने दुनिया भर के स्वाद को अपने दस्तरखान पर जगह दी और उन्हें एक नया हिंदुस्तानी रंग दिया। इस महकती और थोड़ी सी रहस्यमयी खुशबू को अपनी यादों में समेटे हुए हम अब एक और ऐसे इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ेंगे जो देखने में तो बहुत साधारण है, लेकिन मुगल पकवानों को एक खास टेक्सचर और रिचनेस देता था। सफ़र जारी है और हर नया मसाला एक नई कहानी सुनाने को तैयार है। कबाब चीनी की वो अनोखी मीठी तीखी खुशबू अभी भी तुम्हारे जहन में एक हल्की सी झंकार पैदा कर रही है। अब बावर्ची खाने के उस शोर शराबे से थोड़ा हटकर तुम एक शांत गोशे में आते हो जहां कुछ औरतें बैठी हैं और बड़े सब्र से काम कर रही हैं। उनके सामने ढेर सारे खरबूजे के बीज रखे हैं और वो उन्हें साफ कर रही हैं, उनके छिलके उतार रही हैं। यहाँ कोई तेज खुशबू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही हल्की मेवे जैसी और थोड़ी सी मिठास लिए हुए महक है। ये है मगज़, यानी 4 मगज़ जो कि खरबूजे, तरबूज, खीरा और कद्दू के बीजों का मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ हम खास तौर पर खरबूजे के बीजों पर ध्यान देंगे। तुम देखते हो कि उन औरतों के हाथों में छिलके उतारे हुए सफ़ेद छोटे छोटे बीज इकट्ठे हो रहे हैं। ये बीज देखने में बहुत ही साधारण लगते हैं, शायद तुमने इन्हें कभी नज़रअंदाज भी किया हो, लेकिन मुगल बावर्ची खाने में इन साधारण से दिखने वाले बीजों का एक बहुत ही ख़ास मकसद था। इन्हें धूप में सुखाकर और फिर पीसकर एक महीन पेस्ट बनाया जाता था, और ये पेस्ट ही था वो राज जो कई शाही कोरमों, करीज और यहाँ तक कि कुछ मिठाइयों को उनका वो लाजवाब
क्रीमी टेक्सचर और हल्का सा मीठा मेवे जैसा स्वाद देता था। मुगल क्विजीन अपनी रिच और वेल्वेटी ग्रेवीज के लिए मशहूर है और इस रिचनेस को पाने के लिए बावर्ची अक्सर बादाम, काजू या खसखस का पेस्ट इस्तेमाल करते थे। लेकिन मगज़ यानी खरबूजे के बीजों का पेस्ट उनका एक और गुप्त हथियार था। ये न सिर्फ ग्रेवी को गाढ़ा करता था बल्कि उसे एक बहुत ही सटल, नेचुरल मिठास और एक अनोखा नटी फ्लेवर भी देता था जो बादाम या काजू से थोड़ा अलग होता था। इसका अपना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं होता, इसलिए ये बाकी मसालों के स्वाद को दबाता नहीं बल्कि उन्हें और उभारने में मदद करता था। ये एक साइलेंट वर्कर था जो पर्दे के पीछे रहकर अपना काम करता था। इसका इस्तेमाल सिर्फ नमकीन पकवानों तक ही सीमित नहीं था। खरबूजे के बीजों का पेस्ट कुछ शाही मिठाइयों जैसे कि हलवे और खीर में भी डाला जाता था, उन्हें और ज़्यादा रिच और क्रीमी बनाने के लिए। कभी कभी तो इन बीजों को हल्का सा भूनकर चीनी की चाशनी में डालकर एक तरह की चिक्की या ब्रिटल भी बनाई जाती थी। ये तो जैसे उनका अपना हेल्दी स्नैक था। एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि खरबूजे यानी मस्कमलन की खेती भारत में बहुत पुराने समय से होती आ रही है। इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मुगल बादशाह, खासतौर पर बाबर, खरबूजे के बहुत शौकीन थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हिंदुस्तान के फलों का जिक्र करते हुए खरबूजे की भी तारीफ की है। हालांकि उन्हें अपने वतन यानी सेंट्रल एशिया के खरबूजे ज़्यादा पसंद थे। जब फल इतना पसंद था तो उसके बीजों का इस्तेमाल भी शाही बावर्ची खाने में होना लाजमी था। ये एक तरह से वेस्ट टू बेस्ट का भी उदाहरण है। फल खाओ और बीजों से ग्रेवी बनाओ। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। खरबूजे के बीज सिर्फ स्वाद और टेक्सचर के लिए ही नहीं बल्कि अपने औषधीय गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। आयुर्वेद में इन्हें शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला, दिमाग को ताकत देने वाला और यहाँ तक कि नींद लाने में भी मददगार माना जाता है। इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कई मिनरल्स भी होते हैं। तो मुगल हकीम शायद इन बीजों का इस्तेमाल ना सिर्फ खाने को रिच बनाने के लिए बल्कि उसे और पौष्टिक बनाने के लिए भी सलाह देते होंगे। सोचो, एक कोरमा जो स्वादिष्ट भी हो और सेहतमंद भी। ये तो आजकल के हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी एक ड्रीम डिश होगी। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि 4 मगज़ यानी जिसमें खरबूजे, तरबूज, खीरा और कद्दू के बीज भी शामिल होते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा प्रचलित था या सिर्फ खरबूजे के बीजों का। आमतौर पर मगज़ शब्द से चारों बीजों का मिश्रण ही समझा जाता है, लेकिन कुछ नुस्खे खास तौर पर खरबूजे के बीजों का ही जिक्र करते हैं। ये भी एक सवाल है कि क्या इन अलग अलग बीजों के पेस्ट का स्वाद और गुण अलग अलग होते थे और क्या बावर्ची उन्हें उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग पकवानों में इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल, क्या तरबूज के बीज ज़्यादा ठंडक देते थे या कद्दू के बीज ज़्यादा मिठास? इस पर और गहरा अध्ययन ही रोशनी डाल सकता है। शायद ये बावर्ची के अपने अनुभव और उसकी सीक्रेट रेसिपी पर निर्भर करता था। तुम उन औरतों को देखते हो जो अब भी बड़े धैर्य से उन बीजों को साफ कर रही हैं। फिर एक बावर्ची उन साफ किए हुए बीजों को एक सिलबट्टे पर रखकर थोड़ा सा पानी डालकर महीन पीसने लगता है। धीरे धीरे वो बीज एक सफ़ेद गाढ़े पेस्ट में बदल जाते हैं, बिल्कुल क्रीम जैसा। इस पेस्ट में से एक हल्की, मीठी और बहुत ही सटल खुशबू आ रही है जो बावर्ची खाने के तेज़ मसालों की खुशबुओं के बीच एक अलग ही पहचान बना रही है। ये खुशबू तुम्हें गर्मी की दोपहरी, ठंडे मीठे खरबूजों और एक सुकून भरी नींद की याद दिलाती है। मगज़ यानी खरबूजे के बीज देखने में कितने अनअज्यूमिंग, लेकिन मुगल कलनरी आर्ट में उनका योगदान कितना अहम। ये उनकी रिसोर्सफुलनेस, उनकी हर चीज़ में बेहतरीन इस्तेमाल खोजने की काबिलियत और उनके पकवानों को वो अनोखी रिचनेस देने का एक राज था। ये मसाला इस बात का भी प्रतीक है कि कभी-कभी सबसे साधारण चीज़ों में ही सबसे असाधारण गुण छुपे होते हैं। इस हल्की, मीठी और क्रीमी एहसास को अपने साथ लिए अब हम एक ऐसी खुशबू की तरफ चलेंगे जो तुम्हें गर्मी में ठंडक और ताजगी का एहसास दिलाएगी। मुगल बावर्ची खाने के अनोखे मसालों की ये कहानी अभी और भी दिलचस्प होने वाली है। खरबूजे के बीजों की वो हल्की, मीठी और क्रीमी महक अभी भी तुम्हारे ज़हन में एक सुकून भरा एहसास जगा रही है। अब बावर्ची खाने के उस हिस्से से जहां शरबत और पेय पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं, एक अलग ही तरह की खुशबू आ रही है। ये खुशबू ठंडी, मिट्टी जैसी, थोड़ी सी लकड़ी जैसी और बहुत ही रिफ्रेशिंग है।
ऐसी खुशबू जो तुम्हें तपती धूप में एक घने सायेदार पेड़ की छाया में ले जाए। ये है खुस की खुशबू, जिसे वेटिवर भी कहते हैं। खुस असल में एक तरह की घास होती है, लेकिन उसकी जड़ों यानी रूट्स में एक अनोखा तेल और खुशबू पाई जाती है। तुम्हारे सामने खुस की सूखी जड़ें रखी है। देखने में ये भूरी, उलझी हुई और रेशेदार लगती हैं, जैसे किसी पेड़ की बहुत पुरानी जड़ें हों। इन सूखी जड़ों में से अभी हल्की सी मिट्टी जैसी खुशबू आ रही है, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब इन जड़ों को पानी में भिगोया जाता है या फिर उनसे अर्क यानी एसेंस निकाला जाता है। तब इनमें से वो ठंडी, गहरी और बहुत ही अनोखी खुशबू निकलती है जो गर्मी में अमृत जैसी लगती है। पास ही एक मटके में खुस का शरबत भी रखा है, जिसका रंग हल्का हरा या कभी-कभी सुनहरा होता है। मुगल हिंदुस्तान की गर्मियों से खूब परिचित थे और उन्हें ठंडक पहुंचाने वाले तरीकों की हमेशा तलाश रहती थी। खुस उनके लिए प्रकृति का एक वरदान था। खुस की जड़ों का इस्तेमाल शरबत बनाने में सबसे ज्यादा होता था। इन जड़ों को पानी में भिगोकर रखा जाता था, जिससे पानी में उनकी खुशबू और उनके ठंडक देने वाले गुण आ जाते थे। फिर उस पानी में चीनी और नींबू मिलाकर एक लजीज और रिफ्रेशिंग शरबत तैयार किया जाता था। ये शरबत न सिर्फ प्यास बुझाता था, बल्कि अपनी अनोखी खुशबू से मन को भी शांति देता था। गर्मी की दोपहरी में जब बादशाह या शाही परिवार के लोग थके हारे आते होंगे, तो उन्हें खुस का एक गिलास शरबत मिलना किसी नेमत से कम नहीं लगता होगा। इसके अलावा खुस की जड़ों का इस्तेमाल पानी को महकाने के लिए भी होता था। गर्मियों में मिट्टी के मटकों में खुस की कुछ जड़ें डाल दी जाती थीं, जिससे मटके का पानी न सिर्फ ठंडा रहता था, बल्कि उसमें एक हल्की सी खुस की महक भी बस जाती थी। ये उनका नेचुरल वाटर प्योरीफायर कम कूलर कम एयर फ्रेशनर था, सब एक में। खुस की जड़ों से पर्दे यानी स्क्रीन्स और ब्लाइंड्स भी बनाए जाते थे, जिन्हें खुस की तट्टी कहते हैं। इन पर्दों पर पानी छिड़कने से जब हवा उनसे गुजरती थी, तो वो कमरे को ठंडा और महकदार बना देती थी। एक मेन स्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि खुस का इस्तेमाल भारत में सदियों से होता आ रहा है, न सिर्फ उसकी खुशबू और ठंडक के लिए, बल्कि उसके औषधीय गुणों के लिए भी। आयुर्वेद में खुस को शीतल यानी ठंडक देने वाला और दाह प्रशमन यानी जलन को शांत करने वाला माना गया है। इसे गर्मी से होने वाली तकलीफों जैसे कि लू लगना, घमौरियां और बेचैनी में बहुत फायदेमंद समझा जाता है। मुगल हकीम भी इसके इन गुणों से लाभ उठाते थे और इसे अपनी दवाओं में शामिल करते थे। ये उनके लिए गर्मी का तोड़ था, एक नेचुरल रेमेडी। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। खुस की जड़ें सिर्फ खुशबू और ठंडक ही नहीं देती, बल्कि ये मिट्टी के कटाव यानी सॉइल इरोजन को रोकने में भी बहुत कारगर होती हैं। इनकी जड़ें बहुत गहरी और फैली हुई होती हैं, जो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। इसलिए किसान इसे अपने खेतों के किनारों पर भी लगाते हैं। तो सोचो, एक घास जो शरबत भी दे, घर को ठंडा भी रखे, दवा का काम भी करे और जमीन को भी बचाए। ये तो मल्टीटास्किंग की हद हो गई। मुगलों को शायद इसके सॉइल कंजर्वेशन वाले गुण के बारे में इतना न पता हो, लेकिन वो इसके बाकी फायदों से तो खूब लाभान्वित होते थे। इतिहासकार अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि शाही बावर्ची खाने में खुश का इस्तेमाल शरबत और पानी तक ही सीमित था या इसका कोई कुलिनरी यूज भी था, जैसे कि किसी पकवान में फ्लेवरिंग के लिए। आमतौर पर खुश को खाने में डालने का रिवाज नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा और बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन कुछ पुराने नुस्खों में बहुत ही कम मात्रा में खुस के अर्क का इस्तेमाल कुछ खास मिठाइयों या कुल्फियों में एक अनोखी ठंडक और खुशबू देने के लिए मिलता है। शायद ये बहुत ही एक्सपेरिमेंटल रहा होगा और हर किसी के बस की बात नहीं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल पेय पदार्थों और एनवायरनमेंट को कूल और फ्रेग्रेंट बनाने तक ही महदूद था। फिर भी ये एक ऐसा मसाला या इंग्रेडिएंट था जिसने मुगल लाइफस्टाइल पर गहरा प्रभाव डाला। तुम देखते हो कि एक अबदार यानी पानी और शरबत का काम देखने वाला खुस की जड़ों को एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में पानी में भिगो रहा है। वो उन्हें हल्के हाथों से दबाता है ताकि उनकी खुशबू पानी में अच्छे से मिल जाए। फिर वो उस खुशबूदार पानी को छानकर उसमें चीनी और नींबू निचोड़ता है। खुस की वो ठंडी, मिट्टी जैसी और बहुत ही प्यारी खुशबू अब पूरे माहौल में फैल गई है। ये खुशबू तुम्हें किसी नदी किनारे या बारिश के बाद की सोंधी मिट्टी की याद दिलाती है। ये तुम्हें एक ऐसी शांति और सुकून देती है जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। खुस
एक साधारण सी घास की जड़ें, लेकिन उनमें छुपी है गर्मी को मात देने की अद्भुत शक्ति और एक अनोखी दिलफरेब खुशबू। ये मुगल दौर में जीवन का एक अहम हिस्सा थी, उनकी ठंडक का राज और उनकी नफासत का प्रतीक। ये बताती है कि कैसे वो प्रकृति के साथ जुड़कर उसकी देन का सही इस्तेमाल करना जानते थे। इस ठंडी और ताजगी भरी खुशबू को अपने अंदर महसूस करते हुए अब हम एक ऐसे मसाले की तरफ बढ़ेंगे जो मुगल खानसाने में तीखेपन का एक अलग ही अंदाज लेकर आया। कहानी अभी और भी मसालेदार होने वाली है। खुशकी वो ठंडी, मिट्टी जैसी और ताजगी भरी खुशबू अभी भी तुम्हारी रूह को सुकून दे रही है, जैसे गर्मियों में पहली बारिश की बूंदें। अब बावर्ची खाने के उस हिस्से की तरफ चलो जहां मसाले पीसे जा रहे हैं, और वहां से एक अलग ही तरह की तेज, थोड़ी मीठी सी और बहुत ही अनोखी तीखी खुशबू आ रही है। ये खुशबू काली मिर्च से थोड़ी अलग है, और हरी या लाल मिर्च, चिली पेपर्स की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो अभी हिंदुस्तान में आई ही नहीं है। ये है पिप्पली, यानी लंबी मिर्च, लॉन्ग पेपर। तुम्हारे सामने एक थाल में पिप्पली के सूखे हुए फल रखे हैं। देखने में ये छोटी, पतली और भूरे काले रंग की उंगलियों जैसी लगती हैं, जिनकी सतह थोड़ी खुरदुरी और दानेदार होती है। ये शहतूत यानी मलबेरी के सूखे हुए फल से भी थोड़ी मिलती जुलती है। जब तुम एक पिप्पली को तोड़ते हो तो उसमें से एक बहुत ही खास खुशबू फैलती है, ऐसी खुशबू जिसमें काली मिर्च की गर्माहट, थोड़ी सी अदरक जैसी तीखी और एक अनोखी मीठी सी, लगभग दालचीनी जैसी सुगंध भी होती है। इसका स्वाद भी काली मिर्च से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एरोमेटिक होता है। पहले थोड़ा मीठा सा लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी तीखी गर्माहट महसूस होती है। मुगल बावर्ची खाने में मिर्च यानी चिली पेपर्स के आने से पहले तीखेपन के लिए काली मिर्च और पिप्पली का ही इस्तेमाल होता था। पिप्पली का अपना एक अलग स्थान था, क्योंकि इसका तीखापन काली मिर्च से थोड़ा अलग और ज़्यादा सुगंधित होता था। इसे अक्सर गोश्त के पकवानों, कोरमों, शोरबों और यहाँ तक कि कुछ खास तरह की मिठाइयों और पेय पदार्थों में भी इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ एक अनोखी मीठी सी गर्माहट की ज़रूरत होती थी। सोचो, एक ऐसा कोरमा जिसमें पिप्पली की हल्की मिठास और तेज़ गर्माहट हो, या फिर एक ऐसा शरबत जिसमें पिप्पली का किक हो। ये पकवानों को एक बहुत ही यूनिक और यादगार स्वाद देता था। पिप्पली को अक्सर दूसरे गरम मसालों जैसे कि अदरक, लौंग और दालचीनी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था, जिससे एक बहुत ही बैलेंस्ड और कॉम्प्लेक्स फ्लेवर प्रोफाइल बनता था। इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि खाने को हजम करने में मदद करने के लिए भी किया जाता था। ये तो जैसे फ्लेवर विद बेनिफिट्स वाला मसाला था। एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि पिप्पली भारत का मूल निवासी मसाला है और इसका इस्तेमाल यहाँ हजारों सालों से होता आ रहा है। इसका जिक्र प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत विस्तार से मिलता है, जहाँ इसे त्रिकटु यानी 3 तीखे मसालों पिप्पली, काली मिर्च और अदरक का एक अहम हिस्सा माना गया है। त्रिकटु को पाचन सुधारने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और कफ दोष को संतुलित करने के लिए बहुत उपयोगी समझा जाता है। प्राचीन रोम और ग्रीस में भी पिप्पली बहुत लोकप्रिय थी और काली मिर्च से भी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। मुगल काल तक आते आते काली मिर्च ने इसकी जगह लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन पिप्पली ने अपनी खास अहमियत फिर भी बनाई रखी। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। पिप्पली का इस्तेमाल सिर्फ सूखे फल के रूप में ही नहीं होता था, बल्कि इसकी जड़, जिसे पिप्पली मूल कहते हैं, उसका भी औषधीय प्रयोग होता था। पिप्पली मूल को भी त्रिकटु का हिस्सा माना जाता है और ये भी पाचन और सांस संबंधी तकलीफों में फायदेमंद होती है। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल बावर्ची खाने में भी होता था? शायद बहुत कम, या सिर्फ औषधीय खिचड़ी या काढ़े बनाने में। ये एक दिलचस्प विषय है कि एक ही पौधे के फल और जड़ दोनों ही इतने उपयोगी कैसे हो सकते हैं। नेचर के अपने ही राज हैं। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि जब 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा मिर्च यानी चिली पेपर्स हिंदुस्तान लाई गई, तो उसने कितनी तेजी से पिप्पली और काली मिर्च की जगह ले ली। मिर्च उगने में आसान थी, उसका तीखापन ज़्यादा तेज और कंसिस्टेंट था, और वो सस्ती भी थी। इसलिए धीरे धीरे आम लोगों की रसोई में मिर्च का प्रचलन बढ़ गया। लेकिन शाही बावर्ची खानों में, जहां ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल स्वादों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, पिप्पली का इस्तेमाल शायद ज़्यादा लंबे समय तक जारी रहा होगा।
कुछ विद्वान मानते हैं कि पिप्पली का इस्तेमाल कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये कुछ खास ट्रेडिशनल रेसिपीज में आज भी जिंदा है, खासतौर पे आयुर्वेदिक कुकिंग और कुछ रीजनल क्विजीन्स में। तुम देखते हो कि एक मसालची पिप्पली के सूखे फलों को एक भारी सिलबट्टे पर पीस रहा है। उसके हर प्रहार के साथ वो अनोखी मीठी तीखी खुशबू और तेज होती जा रही है। उस खुशबू में एक अजीब सी कशिश है, एक पुरानी दुनिया का जादू है। ये खुशबू तुम्हें उन जंगलों की याद दिलाती है जहां पिप्पली की बेलें पेड़ों पर चढ़ी होती हैं, उन प्राचीन वैद्यों की जो इससे दवा बनाते थे और उन शाही बावर्चियों की जो इससे लजीज पकवान तैयार करते थे। पिप्पली या लंबी मिर्च एक ऐसा मसाला जो तीखेपन की दुनिया में अपनी एक अलग और मीठी पहचान रखता है। ये मुग़ल क्विजीन के उस दौर की याद दिलाता है जब हर स्वाद को बहुत गहराई और नफासत से समझा जाता था। ये इस बात का भी सबूत है कि कैसे समय के साथ कुछ स्वाद पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी अहमियत कभी कम नहीं होती। इस अनोखी मीठी सी गर्माहट को अपने अंदर समाते हुए अब हम एक ऐसे मसाले की तरफ बढ़ेंगे जो अक्सर गलतफहमी का शिकार होता है, लेकिन अपनी अलग शान रखता है। मुग़ल बावर्ची खाने के मसालों की ये यात्रा अभी और भी रोमांचक होती जा रही है। पिपली की वो अनोखी मीठी तीठी गर्माहट अभी भी तुम्हारी जुबान पर एक हल्का सा एहसास छोड़ गई है। अब बावर्ची खाने के उस सेक्शन की तरफ बढ़ो जहां ताज़ी जड़ी बूटियां और जड़ें रूट्स रखी हैं। वहां अदरक के ढेर के पास ही एक और जड़ रखी है जो देखने में अदरक जैसी ही लगती है, लेकिन थोड़ी अलग। इसकी खुशबू भी अदरक से मिलती जुलती है, लेकिन उसमें एक अलग थोड़ी सी फूलों जैसी, थोड़ी सी चीड़ जैसी और हल्की सी कपूर जैसी महक भी शामिल है। ये है पान की जड़, जिसे ग्रेटर गैलंगैल, कुलंजन या थाई जिंजर भी कहते हैं। इसे पान की जड़ शायद इसलिए कहते होंगे क्योंकि इसकी हल्की सी महक पान के पत्तों से मिलती है, या फिर इसका इस्तेमाल पान मसाले में होता होगा। तुम्हारे सामने कुलंजन की ताज़ी गांठें रखी हैं। इनकी त्वचा अदरक से थोड़ी ज़्यादा चिकनी और लाल भूरे रंग की होती है और इन पर गोल गोल निशान बने होते हैं। जब इसे काटा जाता है तो अंदर से ये अदरक से ज़्यादा सफ़ेद और रेशेदार निकलती है, और जैसे ही ये कटती है वो अनोखी कॉम्प्लेक्स खुशबू फैलती है जो अदरक से बिल्कुल अलग होती है। ज़्यादा एरोमेटिक, थोड़ी सी सिट्रसी और एक हल्की सी मेडिसिनल अंडरटोन लिए हुए। इसका स्वाद भी अदरक से कम तीखा होता है, लेकिन उसमें एक अलग तरह की गर्माहट और एक अनोखा थोड़ा सा कड़वा खट्टा फ्लेवर होता है। मुग़ल बावर्ची खाने में जहां अदरक का इस्तेमाल तो आम था ही, कुलंजन या पान की जड़ का भी अपना एक ख़ास स्थान था। इसे अक्सर उन पकवानों में इस्तेमाल किया जाता था जहां एक अलग, ज़्यादा सुगंधित और कम तीखी गर्माहट की ज़रूरत होती थी। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर कुछ खास तरह के कोरमों, शोरबों और मछली के पकवानों में होता था। इसकी अनोखी खुशबू मछली की महक को कम करने में भी मदद करती थी और उसे एक नया फ्लेवर देती थी। सोचो, कुलंजन और नारियन के दूध में पकी हुई मछली, उसका स्वाद कितना लजीज और एक्जॉटिक लगता होगा। इसके अलावा कुलंजन का इस्तेमाल कुछ औषधि या काढ़े और यहाँ तक कि कुछ मीठों में भी होता था, जहाँ इसकी हल्की सी फूलों जैसी खुशबू एक अनोखा ट्विस्ट देती थी। लेकिन इसका सबसे कॉमन यूज़ शायद यूनानी तिब मेडिसिन में था, जहाँ इसे पाचन सुधारने, गैस कम करने और जोड़ों के दर्द में राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये तो जैसे अदरक का सोफिस्टिकेटेड कज़न था, जो थोड़ा अलग, थोड़ा अनोखा और थोड़ा ज़्यादा नखरे वाला था। एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि कुलंजन गैलंगैल का मूल स्थान दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया है, खासतौर पर इंडोनेशिया और थाईलैंड। वहाँ के कुजीन में ये आज भी एक बहुत ही अहम मसाला है। भारत में इसका आगमन शायद उन्हीं इलाकों से व्यापारिक संबंधों के जरिए हुआ। मुग़ल काल में जब साम्राज्य का विस्तार हुआ और अलग अलग संस्कृतियों का मिलन हुआ, तो कुलंजन जैसे मसालों ने भी शाही बावर्ची खाने में अपनी जगह बनाई। इसका जिक्र इब्न बतूता जैसे यात्रियों के लेखों में भी मिलता है, जो इशारा करता है कि यह उस जमाने में भी भारत में जाना माना जाता था। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। कुलंजन को सिर्फ उसकी जड़ के लिए ही नहीं, बल्कि उसके फूलों और बीजों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। हाँ, हालांकि ये बहुत कम लोग जानते हैं। कुलंजन के फूल सफ़ेद और गुलाबी रंग के होते हैं और उनमें भी हल्की सी खुशबू होती है। कुछ परंपरागत कम्युनिटीज़ इन फूलों को सलाद या गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इसके बीज, जिन्हें गैलंगा कार्डमम भी कहा जाता है,
उनका स्वाद इलायची जैसा होता है और उन्हें भी मसालों में मिलाया जाता है, तो ये पूरा पौधा ही एक तरह से उपयोगी है। क्या मुगल बावर्ची इसके फूलों और बीजों से भी वाकिफ थे? ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर थे तो उनकी कुलिनरी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं रही होगी। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि मुगल कुजीन में कुलंजन और अदरक का इस्तेमाल कितना इंटरचेंजेबल था या फिर उनके स्पेसिफिक रोल्स थे। अक्सर लोग कुलंजन को अदरक समझने की गलती कर देते हैं या फिर सोचते हैं कि अदरक ना हो तो कुलंजन डाल दो या वाइस वर्सा, लेकिन दोनों का स्वाद और खुशबू बिल्कुल अलग होते हैं और एक माहिर बावर्ची ही उनके फ़र्क को समझ सकता है। शायद कुछ पकवान ऐसे थे जिनमें सिर्फ कुलंजन ही डाला जाता था उसकी अनोखी खुशबू के लिए, जबकि कुछ में सिर्फ अदरक उसके तेज़ तीखेपन के लिए, और कुछ में शायद दोनों का मिश्रण भी होता हो एक नया फ्लेवर डायमेंशन देने के लिए। ये उनकी रेसिपी सीक्रेट्स का हिस्सा रहा होगा। तुम देखते हो कि एक बावर्ची कुलंजन की एक गांठ को पतले पतले टुकड़ों में काट रहा है। जैसे जैसे वो कटता है, वो अनोखी, थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी मीठी और बहुत ही सुगंधित खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती है। ये खुशबू अदरक से हल्की है, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और परफ्यूमी है। ये खुशबू तुम्हें दूर देश के उन जंगलों की याद दिलाती है जहाँ ये उगता है, उन मसालों के बाज़ारों की जहाँ इसकी खरीद फरोख्त होती थी, और उन शाही बावर्चियों के हाथों की जिनमें इससे लजीज पकवान बनाने का हुनर था। कुलंजन या पान की जड़ एक ऐसा मसाला जो अक्सर अदरक के साये में छिपा रह जाता है, लेकिन अपनी एक अलग और अनोखी पहचान रखता है। ये मुगल कुजीन की विविधता और उनकी नई चीज़ों को अपनाने की काबिलियत का प्रतीक है। ये इस बात का भी सबूत है कि कैसे हर मसाले की एक अपनी रूह होती है और उसे समझना एक कला है। इस अनोखी और सुगंधित जड़ की महक को अपने जहन में बसाकर अब हम उस दुनिया की तरफ देखेंगे जहाँ से ये सारे मसाले आते थे, मसालों के व्यापार की दुनिया क्योंकि इन मसालों के बिना मुगल बावर्ची खाना अधूरा था। पान की जड़ यानी कुलंजन की वो अनोखी, हल्की सी फूलों जैसी और तीखी खुशबू अभी भी तुम्हारी कल्पना में महसूस हो रही है, एक ऐसे मसाले की याद दिलाती हुई जो अपनी अलग पहचान रखता था। अब तक हमने मुग़ल बावर्ची खाने के अंदर अलग अलग मसालों की खुशबुओं और उनके इस्तेमाल को देखा, लेकिन ये सारे अनमोल मसाले केसर, चंदन, गुलाब, केवड़ा, पत्थर के फूल, कबाब चीनी, पिप्पली और कुलंजन ये शाही बावर्ची खाने तक पहुँचते कैसे थे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी, रोमांचक और कभी-कभी तो ख़तरनाक दुनिया थी, मसालों के व्यापार यानी स्पाइस ट्रेड की दुनिया। कल्पना करो उन पुराने ज़मानों की। ना तो आजकल की तरह तेज़ रफ्तार ट्रांसपोर्ट थे, ना ही कम्युनिकेशन के साधन। फिर भी ये मसाले हज़ारों मील का सफ़र तय करके हिंदुस्तान और फिर मुग़ल दरबार तक पहुँचते थे। कुछ मसाले जैसे केसर कश्मीर से आता था, तो चंदन मैसूर से, गुलाब और केवड़ा कन्नौज जैसे शहरों में उगाए जाते थे। लेकिन बहुत से मसाले जैसे कि लौंग, दालचीनी, जायफल और कबाब चीनी दूर देशों से आते थे। इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स यानी मुलुको आइलैंड्स, श्रीलंका और अफ्रीका के तटीय इलाकों से। ये मसाले पहले तो समुद्री जहाज़ों में लदकर अरब व्यापारियों के जरिए रेड सी और पर्शियन गल्फ तक पहुंचते थे। वहां से वो ऊंटों के काफिलों पर लादकर रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए सिल्क रोड जैसे मशहूर व्यापारिक मार्गों से गुजरते हुए हिंदुस्तान के अलग अलग ट्रेडिंग सेंटर्स तक लाए जाते थे। ये सफ़र महीनों, कभी-कभी तो सालों का होता था और इसमें बहुत से खतरे भी होते थे, समुद्री तूफान, लुटेरे और बीमारियां। इसलिए जब तक ये मसाले शाही बावर्ची खाने तक पहुंचते थे, उनकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। ये सचमुच में सोने के भाव बिकते थे। मुग़ल साम्राज्य अपने चरम पर दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था और इस अमीराई का एक बहुत बड़ा कारण था मसालों और टेक्सटाइल्स का व्यापार। मुग़लों ने इन व्यापारिक मार्गों को सुरक्षा प्रदान की और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शाही खजाने में मसालों के व्यापार से होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा होता था। तो एक तरह से ये मसाले न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाते थे, बल्कि साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते थे। एक मेनस्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि 15वीं सदी के अंत में
वास्को डा गामा द्वारा यूरोप से भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज ने मसालों के व्यापार में एक क्रांति ला दी। इससे अरब व्यापारियों का मोनोपोली टूट गया और यूरोपियन शक्तियां जैसे कि पुर्तगाल, हॉलैंड और ब्रिटेन इस लाभदायक व्यापार में कूद पड़ीं। मुगल काल में इन यूरोपियन व्यापारियों की कंपनियां भी हिंदुस्तान में अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित कर चुकी थीं और मुगल दरबार से व्यापारिक संबंध बना रही थीं। इससे मसालों की उपलब्धता बढ़ी, लेकिन साथ ही कंपटीशन और सियासी तनाव भी बढ़ा। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। मसालों के व्यापार में इतना ज़्यादा पैसा और पावर शामिल था कि कभी-कभी तो मसालों की वजह से जंगें हो जाती थीं। यूरोपियन शक्तियां एक दूसरे से उन स्पाइस आइलैंड्स पर कब्जा करने के लिए लड़ती थीं, जहां लौंग और जायफल जैसे महंगे मसाले उगते थे। उन्होंने वहां के स्थानीय शासकों के साथ संधियां की, उन्हें धोखा दिया और उन पर जुल्म भी किए, सिर्फ इसलिए ताकि वो मसालों के उत्पादन और व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। सोचो, जिन मसालों को हम आज चुटकी भर इस्तेमाल करते हैं, उनके पीछे कितना खून खराबा और कितनी सियासत छिपी हुई है। ये तो गेम ऑफ स्पाइसेस था। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि मुगल साम्राज्य ने यूरोपियन व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव को कितनी गंभीरता से लिया। शुरू में मुगलों ने उन्हें सिर्फ व्यापारी ही समझा और उन्हें ट्रेड कंसेशंस दिए, क्योंकि उनसे शाही खजाने को फायदा होता था। लेकिन धीरे धीरे इन यूरोपियन कंपनियों ने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और स्थानीय राजनीति में दखल अंदाजी करने लगी। कुछ विद्वान मानते हैं कि मुगलों ने इस खतरे को देर से पहचाना, या फिर उनके पास उस वक्त इतनी स्ट्रांग नेवल पावर नहीं थी कि वो समुद्री इलाकों में यूरोपियन शक्तियों का मुकाबला कर सकें। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आज भी बहुत चर्चा होती है और जो आगे चलकर भारत के इतिहास को बदलने वाला था। तुम कल्पना करते हो उन सौदागरों की जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूर देशों से ये अनमोल मसाले लेकर आते थे। उनके चेहरे पर सफ़र की थकान होती थी, लेकिन आंखों में एक चमक होती थी, अपने माल को शाही खरीदारों तक पहुंचाने की उम्मीद। बावर्ची खाने के मीर बकावल इन मसालों को बहुत ही बारीकी से परखते थे। उनकी खुशबू, उनका रंग, उनकी साफ सफाई। सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी के मसाले ही शाही बावर्ची खाने में प्रवेश पाते थे, बाकी सब वापस भेज दिए जाते थे। मसालों का ये व्यापार, ये लंबा और कठिन सफ़र ही वो बुनियाद थी जिस पर मुग़ल क्विज़ीन की शान टिकी हुई थी। ये ना सिर्फ अलग अलग स्वादों का मिलन था, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों, देशों और लोगों का भी मिलन था। हर मसाला अपने साथ एक कहानी लेकर आता था, एक अनुभव लेकर आता था। जब तुम इस मसालों के व्यापार की विशाल और रोमांचक दुनिया से बाहर आते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि मुग़ल बावर्ची खाने में मसालों का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी होता था। अब हम उस संबंध को समझेंगे जो शाही हकीमों और बावर्चियों के बीच था। मसालों के व्यापार की वो रोमांचक और दूर देश तक फैली कहानी अभी भी तुम्हारे जहन में घूम रही है, ये बताती हुई कि कैसे हर मसाला एक लंबा सफ़र तय करके शाही दस्तरखान तक पहुंचता था। अब हम मुग़ल बावर्ची खाने के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे, वो गहरा संबंध जो शाही हकीमों, रॉयल फिजिशियंस और बावर्चियों, शेफ्स के बीच था। मुग़ल दौर में खाना सिर्फ पेट भरने या शानो शौकत दिखाने का जरिया नहीं था, ये सेहत और तंदुरुस्ती बनाए रखने का भी एक अहम साधन था। कल्पना करो, शाही हकीम जो यूनानी या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में माहिर हैं, वो मीर बाकावाल, चीफ स्टीवर्ड ऑफ द किचन, और ख़ास बावर्चियों के साथ बैठकर भोजन की योजना बना रहे हैं। वो न सिर्फ बादशाह और शाही परिवार के लोगों की सेहत का ख्याल रखते थे, बल्कि मौसम के बदलाव, उनकी शारीरिक ज़रूरतों और यहाँ तक कि उनके मिजाज, मूड का भी ध्यान रखते हुए उनके लिए खास तरह के पकवान और उनमें इस्तेमाल होने वाले मसालों का चुनाव करते थे। यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों में आहार यानी डाइट को स्वास्थ्य का मूल आधार माना गया है। हर मसाले, हर जड़ी बूटी, हर फल और सब्जी के अपने खास गुण बताए गए हैं। कुछ गर्म तासीर के होते हैं तो कुछ ठंडे, कुछ पचाने में भारी होते हैं तो कुछ हल्के, कुछ वाता दोष को शांत करते हैं तो कुछ पित्ता या कफा दोष को।
शाही हकीम इन सब बातों का गहरा ज्ञान रखते थे और उसी के अनुसार वो बावर्चियों को निर्देश देते थे कि किस मौसम में कौन से मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं और कौन से कम। जैसे गर्मियों में ठंडी तासीर वाले मसाले जैसे कि धनिया, पुदीना, सौंफ और चंदन का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाता था, जबकि सर्दियों में गर्म तासीर वाले मसाले जैसे कि लौंग, दालचीनी, अदरक और पिपली का इस्तेमाल। ये एक बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच था जो आजकल के पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के कॉन्सेप्ट से बहुत मिलता जुलता है। अगर बादशाह या शाही परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता था तो हकीम उनके लिए खास परहेज का खाना यानी डाइटरी फूड प्रिस्क्राइब करते थे, जिसमें ऐसे मसालों और सामग्री का इस्तेमाल होता था जो उनकी बीमारी को दूर करने में मददगार हों। ये खिचड़ी या शोरबा सिर्फ सादा खाना नहीं होता था, बल्कि वो एक दवा की तरह काम करता था। हर चीज़ नाप तौल कर सही अनुपात में डाली जाती थी। एक मेन स्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि मुग़ल बादशाह अपने हकीमों पर बहुत भरोसा करते थे और उनकी सलाह को बहुत अहमियत देते थे। कई मशहूर हकीम मुग़ल दरबार का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि अकबर के दरबार में हकीम अली गिलानी और शाहजहां के दरबार में हकीम दाऊद। इन हकीमों ने न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने खाने पीने और सेहत से जुड़ी कई किताबें भी लिखी, जिनमें मसालों के गुणों और उनके सही इस्तेमाल का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये किताबें आज भी यूनानी और आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स के लिए एक अनमोल खजाना हैं। उनमें बताया गया है कि कैसे केसर दिल को ताकत देता है, चंदन जिगर को ठंडक और कबाब चीनी सांस की तकलीफों में फायदेमंद है। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। कभी कभी शाही हकीम इतने प्रभावशाली होते थे कि वो बावर्ची के मेन्यू में भी दखल दे सकते थे। अगर उन्हें लगता कि कोई पकवान बादशाह की सेहत के लिए ठीक नहीं है, या फिर वो किसी खास मसाले को किसी पकवान में शामिल करने या हटाने की सिफारिश भी कर सकते थे उसके औषधीय गुणों के आधार पर, तो बावर्चियों को न सिर्फ स्वादिष्ट पकवान बनाना होता था, बल्कि हकीम की मेडिकल गाइडलाइंस का भी पालन करना पड़ता था। सोचो कितना प्रेशर होता होगा उन पर, एक तरफ बादशाह की पसंद का ख्याल रखना और दूसरी तरफ हकीम की सलाह का। ये तो जैसे कुलिनरी टाइट रोप वॉक था। इतिहासकार इस बात पर अभी भी बहस करते हैं कि हकीमों का प्रभाव बावर्ची खाने पर कितना ज्यादा था। क्या बावर्ची सिर्फ हकीम के निर्देशों का पालन करते थे, या उनके पास अपनी कुलिनरी क्रिएटिविटी दिखाने की भी आज़ादी थी? शायद सच कहीं बीच में है। हकीम एक फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस देते होंगे और बावर्ची उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अपने हुनर और अनुभव से लजीज पकवान तैयार करते होंगे। ये भी एक सवाल है कि क्या कभी हकीम और बावर्ची के बीच किसी मसाले या रेसिपी को लेकर मतभेद यानी डिसएग्रीमेंट भी होता होगा? अगर होता होगा तो अंतिम फैसला कौन लेता होगा, हकीम अपनी मेडिकल नॉलेज के आधार पर या बावर्ची अपने कुलिनरी एक्सपर्टीज के आधार पर? ये उनके वर्किंग रिलेशनशिप पर निर्भर करता होगा। तुम देखते हो कि बावर्ची खाने में एक तरफ एक बुजुर्ग हकीम बैठा है और उसके सामने कुछ मसालों की डिब्बियां रखी हैं। वो बड़े ध्यान से उन मसालों को देख रहा है, उन्हें सूंघ रहा है और शायद उनके गुणों पर विचार कर रहा है। पास ही खड़ा मीर बाकावल उनकी हर बात को गौर से सुन रहा है। उनके चेहरों पर एक गंभीरता है, जैसे वो किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा कर रहे हों। माहौल में एक अजीब सी शांति है, जैसे इस कोने में स्वाद और सेहत का संगम हो रहा हो। हकीम और बावर्ची का ये अनोखा गठबंधन ये मुगल कुलिनरी ट्रेडिशन की एक बहुत ही खास पहचान थी। ये इस बात का सबूत है कि उनके लिए खाना सिर्फ भोग विलास की चीज़ नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। हर मसाला, हर सामग्री चुन चुन कर इस्तेमाल होती थी, न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि शिफा के लिए भी। जब तुम इस अनोखे संबंध की गहराई को समझ लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि वक्त के साथ कैसे कुछ मसाले और उनके गुण हमारी नज़रों से ओझल हो गए। अब हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम उन भूले बिसरे स्वादों की बात करेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। शाही हकीम और बावर्ची के बीच के उस अनोखे गठबंधन की कहानी सुनकर तुम्हें यह एहसास हुआ होगा कि मुगल द्वार में मसालों का इस्तेमाल कितनी सूझबूझ और गहराई से किया जाता था। खाना सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत भी था। लेकिन वक्त का पहिया चलता रहा।
मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, नई सरकारें आईं, नई टेक्नोलॉजी आई और हमारे खाने पीने के तौर तरीके भी बदल गए। इस बदलाव की आंधी में वो बहुत से अनोखे और नायाब मसाले जिनकी हमने इस सफ़र में बात की, कहीं खो गए, भुला दिए गए। अब अपने इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हम उन्हीं भूले हुए मसालों के राज पर एक आखिरी नज़र डालेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। सोचो, वो केसर की सुनहरी खुशबू, चंदन की शीतल महक, गुलाब का रूमानी एहसास, केवड़ा की एग्जॉटिक सुगंध, पत्थर के फूल का रहस्यमयी धुआं, कबाब चीनी की मीठी तीखी, पिप्पली की अनोखी गर्माहट, कुलंजन की फूलों जैसी महक, अंबा हल्दी का चटपटा स्वाद और खरबूजे के बीजों की वो क्रीमी रिचनेस, ये सब कभी मुगल दस्तरख्वान की शान हुआ करते थे। लेकिन आज इनमें से कितने मसालों को हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं? शायद बहुत कम। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, मिर्च यानी चिली पेपर्स का आना। जब पुर्तगाली व्यापारी 16वीं सदी में मिर्च लेकर हिंदुस्तान आए, तो उसने अपनी तेज तीखी, आसानी से उगने की क्षमता और सस्ते दामों की वजह से धीरे धीरे पिप्पली और कुछ हद तक काली मिर्च की जगह ले ली। लोगों को मिर्च का इंस्टेंट किक पसंद आने लगा और पिप्पली जैसे कॉम्प्लेक्स फ्लेवर वाले मसाले पीछे छूट गए। इससे खाने का स्वाद बदला और उस स्वाद को बनाने वाले मसाले भी। दूसरा कारण था बदलते हुए लाइफस्टाइल और कुलिनरी प्रैक्टिसेस। पहले खाना बनाना एक कला और एक अनुष्ठान माना जाता था, जिसमें घंटों लगते थे। हर मसाला अलग से पीसा जाता था, हर चीज़ को धीमी आंच पर पकाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी तेज हुई, लोगों के पास वक्त कम होता गया। रेडीमेड मसालों के पैकेट और प्रेशर कुकर ने काम आसान कर दिया, लेकिन उस चक्कर में वो पुराने वक्त लेने वाले मसाले और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका कहीं खो गया। अब कौन इतनी मेहनत करे पत्थर के फूल को ढूंढने और पहचानने में, या कबाब चीनी को कूटने में? एक मेन स्ट्रीम ऐतिहासिक तथ्य ये है कि ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय कुजीन में और भी बदलाव आए। अंग्रेज़ों ने अपने स्वाद के अनुसार कुछ चीज़ों को अपनाया, कुछ को बदला और कुछ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। उनके लिए शायद ये एग्जॉटिक मसाले बहुत अजीब या तेज़ रहे हों। उन्होंने करी पाउडर जैसे स्टैंडर्डाइज्ड मसालों के मिश्रण को बढ़ावा दिया, जिसमें अक्सर इन भूले हुए मसालों की जगह नहीं होती थी। इससे रीजनल क्विजीन्स की डाइवर्सिटी भी कम हुई और कुछ खास मसालों का इस्तेमाल सीमित हो गया। अब एक अजीब या कम जानी हुई बात सुनो। कुछ मसालों के खो जाने का एक कारण उनकी खेती में कमी आना या उनका दुर्लभ हो जाना भी था। जैसे चंदन की लकड़ी की तस्करी और अत्यधिक कटाव की वजह से उसकी कीमत आसमान छूने लगी और वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। इसी तरह कुछ मसाले जो खास जंगलों या इलाकों में ही मिलते थे, उनका हैबिटेट खत्म होने या क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी उपलब्धता कम हो गई। जब मसाला ही नहीं मिलेगा तो इस्तेमाल कैसे होगा? ये एक दुख की बात है कि हमने न सिर्फ उन मसालों को भुलाया, बल्कि उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की। इतिहासकार और कुलिनरी एक्सपर्ट्स आज भी इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि और कौन-कौन से ऐसे भूले हुए मसाले हैं जिनका जिक्र पुराने नुस्खों में मिलता है, लेकिन आज उनका नामो निशान भी नहीं है। वो उन नुस्खों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन मसालों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें फिर से हमारे दस्तरखान तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शेफ्स और फूड एंथुजियास्ट्स इस दिशा में काम कर रहे हैं। वो इन लॉस्ट रेसिपीज और लॉस्ट स्पाइसेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आने वाले समय में हमें इनमें से कुछ मसालों का स्वाद फिर से चखने को मिले। Who knows, maybe the next food trend will be a 500-year-old spice. तुम कल्पना करते हो उन बावर्चियों की जिनके पास ये अनमोल ज्ञान था, ये हुनर था, इन मसालों को सही तरह से इस्तेमाल करने का। उनके साथ ही वो ज्ञान भी कहीं लुप्त हो गया। आज जब हम मुगल क्विजीन का नाम सुनते हैं तो हमें बिरयानी, कोरमा और कबाब याद आते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन पकवानों की असली जादू
उनकी असली रूह इन्हीं अनोखे और नायाब मसालों में बसी थी। ये मसाले सिर्फ स्वाद नहीं देते थे, ये कहानी कहते थे, उस दौर की, उस संस्कृति की, उस नफासत की। इन भूले हुए मसालों की याद, उनकी खुशबू, उनका स्वाद, ये सब हमारी विरासत का एक अहम हिस्सा है। उन्हें याद करना, उनके बारे में जानना, ये हमारी जिम्मेदारी है। शायद इस कहानी को सुनकर तुम भी कभी इन मसालों को तलाशने की कोशिश करो, या फिर उन रेसिपीज को ढूंढो जिनमें इनका इस्तेमाल होता था। कौन जाने, तुम्हें भी मुगल बावर्ची खाने का कोई अनोखा राज मिल जाए। हमारा ये सफर मुगल बावर्ची खाने के भूले हुए मसालों के राजों की खोज का अब यहां समाप्त होता है। हमने उनकी खुशबुओं को महसूस किया, उनके इस्तेमाल को समझा, उनके पीछे छिपी कहानियों को जाना और उनके खो जाने के दुख को भी महसूस किया। अब वक्त आ गया है कि तुम इन महकती यादों को अपने साथ लेकर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो। उन मसालों की हल्की सी खुशबू शायद अभी भी तुम्हारे आसपास मंडरा रही हो। उसे महसूस करो। उस केसर की सुनहरी रंगत को देखो, उस चंदन की शीतलता को छुओ, उस गुलाब की कोमलता को याद करो। यह सब अब तुम्हारी यादों का हिस्सा है। जैसे जैसे तुम नींद की गहराइयों में उतरते जा रहे हो, धीरे धीरे इन खुशबुओं को अपने सपनों में बसने दो। शायद तुम सपने में उन शाही बावर्ची खानों की सैर करो, उन उस्ताद बावर्चियों से मिलो और उनके हाथों का बना लजीज खाना चखो। कहानी खत्म। स्वीट ड्रीम्स।